Sir, starting interlocks আৰু এইটো কি বুলি কয় তাৰ parameters বিলাক starting interlocks আৰু tripping interlocks তাৰ parameters sir তুমি অলপ ভালকৈ এবাৰ বুজাই দিবচোন। আচ্ছা অলপ ব্ৰিফত বুজাই দিলে হ'ব। কৰা আছো স্ক্ৰীন দেখা পাইছা? Yes sir. So interlocks की है तो मुझे interlocks क्या होता है वो तो समझ में आ गया है ना। हाँ कि वो सारे कंडीशन जिसके ऊपर बेस करके कोई भी मशीन या तो चलता है या ट्रिप कर जाता है, उसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरलॉक बोल रहे हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटरलॉक्स क्या है? वो सारे कंडीशन जिसके ऊपर बेस करके कोई भी मशीन या तो चलता है ऑटोमेटिकली या फिर ट्रिप कर जाता है ऑटोमेटिकली, उसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरलॉक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सारे इंटरलॉक्स आपके सामने है, ये रहा मेरा आईडी फैन, पीए फैन, एफटी फैन, पोल फीडर, ठीक है, ये चारों मेरे एक सीक्वेंस पे है। तो आईडी फैन का इंटरलॉक देखो, स्टार्टिंग इंटरलॉक वो इंटरलॉक है अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, चाहे तो लिख सकते हो, अगर उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो वो मशीन चालू नहीं होगा। क्या बोला? स्टार्टिंग इंटरलॉक्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग इंटरलॉक्स आर दोज इंटरलॉक्स और दोज कंडीशंस, if those conditions are not satisfied then a machine will not start. तो वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने पड़ेंगे तब जाके मेरा मशीन चालू होगा। These are the starting interlocks. तो ट्रिपिंग इंटरलॉक्स क्या है? Those conditions based on which a machine will trip. ये जरूरी नहीं है कि जो स्टार्टिंग इंटरलॉक हो वही ट्रिपिंग इंटरलॉक हो, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग इंटरलॉक्स विल बी ए पार्ट ऑफ योर ट्रिपिंग इंटरलॉक्स। कैसे? मतलब ट्रिपिंग इंटरलॉक्स जितने सारे हैं, ट्रिपिंग इंटरलॉक सारे के सारे स्टार्टिंग इंटरलॉक के पार्ट होंगे, लेकिन स्टार्टिंग इंटरलॉक सारे के सारे ट्रिपिंग इंटरलॉक नहीं भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे ये आईडी फैन हुआ और जैसे हम जानते हैं कि फैन के तो कोई भी फैन हो उसका स्टार्टिंग इंटरलॉक्स में क्या चाहिए हमको? डंपर, सक्शन डंपर और डिलीवरी डंपर क्लोज चाहिए, है ना, बंद चाहिए, नहीं तो मोटर ओवरलोड हो जाएगा। अब बात यहाँ पे है कि अगर ये सक्शन और डिलीवरी क्लोज रखते हो और आप चालू करते हो, चालू होता है, उसके बाद आप खोलोगे ना, तो ये जब खुल जाएगा सक्शन डंपर, तो अगर यही ट्रिपिंग इंटरलॉक होगा तब तो ट्रिप कर जाएगा फिर से। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? हाँ समझ गए सर। अगर सक्शन डंपर क्लोज मेरा स्टार्टिंग इंटरलॉक है तो ट्रिपिंग इंटरलॉक नहीं हो सकता ये वाला। अदरवाइज क्या होगा? जैसे मैं खोलूंगा, मुझको तो खोलना है, चालू करने के बाद 1-2 मिनट के अंदर मेरे को डंपर खोलना है, तो डंपर जैसे ही खोला क्या हो जाएगा? ट्रिप कर जाएगा। इसीलिए ट्रिपिंग इंटरलॉक में देखो सक्शन डंपर, डिलीवरी डंपर का कोई इंटरलॉक नहीं है। ओके, ट्रिपिंग इंटरलॉक में क्या है? ड्रम लेवल लो है, ड्रम लेवल हाई आईडी फैन का, और आईडी फैन ओवरलोड है ना। मतलब अगर ओवरलोड होता है और ड्रम लेवल का कंडीशन होता है तभी जाके ट्रिप करेगा बॉयलर। बॉयलर ट्रिप करेगा मतलब आईडी फैन ट्रिप करेगा, अदरवाइज बाकी चीजों में ट्रिप नहीं कर रहा है। क्लियर सर। सिमिलरली पीएफएन का अगर स्टार्टिंग इंटरलॉक हम देखते हैं तो PA1 मोटर मोड, रिमोट मोड, तो पीएफएन अपने रिमोट पे रखा कि लोकल में रखा है, वो चीज आएगी। पीएफएन सक्शन डंपर क्लोज की डिलीवरी डंपर क्लोज, अगर आप चालू कर रहे हो स्टार्टिंग में ये दोनों क्या चाहिए मेरे को? क्लोज चाहिए। अगर ये रेड होके बैठा है और क्लोज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? मोटर चलने नहीं देगा स्टार्टिंग इंटरलॉक। आईडी फैन 1 ऑन फीडबैक और आईडी फैन 2 ऑन फीडबैक, मतलब कोई भी एक आईडी फैन चलना चाहिए। अगर आईडी फैन 1 चल रहा है तो 2 नहीं चलने से भी होगा, 2 नंबर चल रहा है तो 1 नंबर नहीं चलने से होगा, लेकिन कोई ना कोई एक आईडी फैन आपका चलना चाहिए।
और है PFN2 मोटर ऑन फीडबैक और PA2 सक्शन डंपर क्लोज। अब ये इंटरलॉक क्यों लगा दिया कि दूसरा जो PFN है, एक नंबर तो चल रहा है, दूसरा जो 2 नंबर जो PFN है वो 2 नंबर PFN या तो चले ऑन फीडबैक का मतलब क्या होता है कि वो चल रहा है, उसका फीडबैक ले रहे हैं, या फिर PFN2 सक्शन डंपर क्लोज, 2 नंबर का सक्शन डंपर भी 2 नंबर का भी क्लोज हो। क्योंकि ये जो PFN होगा 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब ये मेरा PA1 ये मेरा PFN2, इन दोनों का जो सक्शन लाइन तो लगा हुआ है FD हेडर से, है ना। सक्शन लाइन किसके साथ है? FD हेडर से। FD हेडर से लगा हुआ है, और डिस्चार्ज लाइन आपके PA हेडर से लगा हुआ है। डिस्चार्ज लाइन किसके साथ है? PA हेडर के साथ लगा फीडर हुआ से। है। हाँ। तो PFN 1 और 2, अब यहाँ पे होगा इसका, यहाँ पे होगा इसका सक्शन डंपर, यहाँ पे होगा इसका डिस्चार्ज डंपर। डिलीवरी डंपर, है ना। तो डिलीवरी डंपर सक्शन डंपर। अब पकड़ लो मैं PFN 1 नंबर को चालू करने गया, 1 नंबर को चालू करते टाइम मेरा क्या कंडीशन है कि ये दोनों डिलीवरी डंपर और सक्शन डंपर दोनों बंद हो, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि मोटर क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, ट्रिप हो जाए, बंद हो जाए। तो मोटर अगर इसको अगर मैं बंद रखता हूँ और 2 नंबर PFN अगर चल रहा है तब तो दिक्कत नहीं, लेकिन 2 नंबर PFN अगर बंद है तो देखो, ये अगर बंद है तो फिर इसका जो डिलीवरी डंपर होगा उसका बंद होना जरूरी है। अगर ये बंद नहीं है तो क्या हो सकता है कि द मोमेंट आप इसके डंपर को खोलोगे तो यार जो PFN से आएगा वो जाना चाहिए था ऐसे, वो क्या होगा, इधर से निकल जाएगा और PA2 को उल्टा घुमा के इधर चला जाएगा, है ना। अगर डंपर खुला है तो इसीलिए ड्यूरिंग स्टार्टिंग, इसके स्टार्टिंग में क्या चाहिए मेरे को कि PFN 2 नंबर या तो चल रहा हो, अगर ये चल रहा है 2 नंबर अगर चल रहा है तब तो दिक्कत नहीं है। 2 नंबर अगर पहले से चल रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ से हवा इधर जा रहा है, कंटिन्यूअसली ऑलरेडी जा रहा है, तो यहाँ तक एयर है। ये डंपर तो मैं बंद करके रखा हूँ क्योंकि इसको मेरे को चलाना है, तो द मोमेंट इसको चला के इसको खोला तो यहाँ पे एयर है ही पहले से, तो दोनों एयर मार्ज हो गए, समझ रहे हो। लेकिन अगर ये बंद है तो इसका भी डिलीवरी डंपर और सक्शन डंपर मेरे को बंद चाहिए, है ना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। अंशुमान यस समझ सर, में? यस सर। सो ये 2 इंटरलॉक समझ गए कि आईडी का इंटरलॉक समझ गए, पीए का इंटरलॉक समझ गए। आईडी फैन का इंटरलॉक किसके साथ? ड्रम लेवल के साथ। ड्रम लेवल हाई में कितना? 80%, लो में 80%, कितना? 10%, 20%, 10%, 20%, 20 नहीं, 10 है, 10%। 10%। हाँ 10% पे ट्रिप, 20% पे अलाउ, ठीक है। 20% मेरे को थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ड्रम लेवल सेट पॉइंट लो एल है ना, लो 10% पे, हाई 80% पे, 22% पे आपका अलार्म है लो, ठीक है। मैं जाता हूँ इंटरलॉक्स पे आईडी का इंटरलॉक पूरा क्लियर है। आईडी का इंटरलॉक क्या है? सिर्फ ड्रम लेवल के साथ है, और जो उसका नॉर्मल इंटरलॉक रहता है किसी भी फैन का, जैसे रिमोट मोड सिलेक्टर हो गया, जैसे उसका सक्शन डिलीवरी डंपर क्लोज रहना चाहिए स्टार्टिंग के टाइम पे, वो सारे इंटरलॉक्स हैं। अब दोनों इंटरलॉक में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि स्टार्टिंग इंटरलॉक क्या है और कीपिंग इंटरलॉक क्या है। क्लियर? क्लियर सर। नेक्स्ट हमने PFN को पकड़ा। PFN का इंटरलॉक किसके साथ है? प्रोसेस इंटरलॉक उसका सिर्फ आईडी फैन के साथ है कि आईडी चल रहा है तो फिर PA चलेगा, आईडी बंद है तो PA बंद हो जाएगा, है ना। अब आईडी बंद होगा तो यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा लिखा हुआ है कि आईडी फैन देखो, PFN रिमोट मोड, ये तो नॉर्मल इंटरलॉक है, रिमोट मोड में रहना ही चाहिए हर एक
मशीन को अगर मैं DCS से या PLC से चालू कर रहा हूँ तो, है ना, अगर मैं DCS या PLC से चालू कर रहा हूँ तो हर कोई जो इंटेल मशीन है उसको रिमोट मोड में रहना पड़ेगा। दूसरा है इसका सक्शन डिलीवरी डंपर क्लोज होना पड़ेगा स्टार्टिंग के टाइम पे। आईडी फैन 1 नंबर या फिर 2 नंबर में से कोई भी एक चल रहा होगा, या तो आईडी फैन 1 नंबर या फिर आईडी फैन 2 नंबर चल रहा होगा, तो ID1 ऑन फीडबैक और ID2 ऑन फीडबैक रहना चाहिए। यहाँ पे ID1 का फीडबैक है मेरा। फिर क्या है, PA2 मोटर ऑन फीडबैक, या तो PA2 नंबर जो स्टैंड बाई मोटर है मेरा वो चल रहा हो या फिर 2 नंबर का सक्शन नंबर क्लोज हो। तो या तो 2 नंबर चल रहा है या फिर सक्शन नंबर क्लोज है, तो सक्शन नंबर क्लोज है, 2 नंबर नहीं चल रहा है। PA2 मोटर ऑन फीडबैक रहे या फिर उसका डिलीवरी डंपर क्लोज है, तो ये इसका डिलीवरी डंपर क्लोज है। समझ गए, ये 2 नंबर का। ये हो गया मेरा PA का स्टार्टिंग इंटरलॉक। तो PA का प्रोसेस इंटरलॉक किसके साथ, ओनली आईडी फैन के साथ। क्लियर। नेक्स्ट FD फैन। तो FD फैन में देख रहा हूँ कि FD फैन जो है इसका भी क्या है, देखो रिमोट मोड हर एक का है, रिमोट मोड। सक्शन डिलीवरी क्लोज होना चाहिए स्टार्टिंग पे, सक्शन डिलीवरी क्लोज है। FD 2 नंबर का डिलीवरी और सक्शन क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी लिखा है, सक्शन भी दिया है लॉजिक पे, तो सक्शन डिलीवरी क्लोज। PA 1 नंबर PA1 ऑन और PA2 ऑन। तो FD फैन का इंटरलॉक किसके साथ, PA फैन के साथ। या तो PA फैन 1 नंबर चल रहा हो या फिर 2 नंबर चल रहा हो, दोनों में से एक PA फैन चलना चाहिए तभी आपका FD फैन चलेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं चलेगा। फर्नेस प्रेशर ओके होना चाहिए, कितना होना चाहिए, +25 mmWc से नीचे। नॉर्मल फर्नेस प्रेशर कितना रखते हैं, ±5 mmWc। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग इंटरलॉक इसका FD फैन का। अब देखो ट्रिपिंग इंटरलॉक अगर देखते हैं तो आईडी फैन का तो सिर्फ ड्रम लेवल के साथ है ट्रिपिंग इंटरलॉक। मोटर ओवरलोड तो कॉमन है, सब में रहेगा। अगर मोटर ओवरलोड होता है इलेक्ट्रिकली तो वो मोटर ट्रिप कर जाएगा। ड्रम लेवल हाई, ड्रम लेवल लो पे आईडी फैन ट्रिप किया। आईडी फैन 1 नंबर यहाँ पे और नहीं होगा, एंड होगा कि आईडी फैन 1 नंबर ऑफ है और एंड 2 नंबर भी ऑफ, और नहीं होगा ना कि दोनों अगर ऑफ हो जाता है आईडी फैन तो मेरा PFN ट्रिप करेगा। अगर कोई भी एक चल रहा हो तो आईडी फैन ट्रिप नहीं करेगा। समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, ये और नहीं है, ये असल में एंड होगा, क्योंकि अगर कोई भी एक चल रहा है तब तो PFN चलता रहेगा ना, दोनों थोड़े ही ना चल रहा है, एक तो स्टैंड बाई रहेगा। ओके, सो ये चीज हो गया। FD फैन में जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे एंड दिया हुआ है, PFN 1 एंड PFN 2। अगर दोनों बंद हो जाता है, दोनों बंद होता है, PFN 1 नंबर भी बंद हो गया, PFN 2 नंबर भी बंद हो गया, तब जाके आपका FD फैन ट्रिप करेगा। या फिर अगर फर्नेस प्रेशर आपका हाई हो गया, हाई कितने पे बताया, +25 mmWc पे, और फर्नेस प्रेशर अगर ओवरलोड होता है तो ट्रिप करेगा। ये सारे इंटरलॉक होंगे। कहीं कहीं पे आपका आईडी फैन का इंटरलॉक भी फर्नेस प्रेशर के साथ दिया होता है, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आईडी फैन का इंटरलॉक भी फर्नेस प्रेशर के साथ देते हैं। और कितने पे देते हैं, कितने पे होगा, पॉजिटिव पे होगा कि निगेटिव पे होगा आईडी के इंटरलॉक, निगेटिव पे भी, निगेटिव पे होगा, अप्रोक्सीमेटली -100 mmWc। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आईडी ट्रिप कर जाए, लेकिन मैं इस इंटरलॉक का ये नहीं करता हूँ क्योंकि ये इंटरलॉक जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों नहीं है कि पकड़ लो आपका जो फर्नेस है, ये रहा मेरा फर्नेस, ये मतलब है ना, तो आपके फर्नेस पे पकड़ लो माइनस ज्यादा हो गया, तो माइनस ज्यादा होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका FD ट्रिप कर गया है। ठीक है, FD फैन
ट्रिप कर गया है। बहुत लोग ये वाला इंटरलॉक यूज करते हैं, बट आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड दिस वन। क्यों? आपका पकड़ लो एफडी फैन ट्रिप किया, क्यों? प्लस एमएमडब्ल्यूसी पे, ठीक है, प्लस कितना हो गया 25 एमएमडब्ल्यूसी। अब जब पॉजिटिव प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑपरेटर के दिमाग में क्या आता है कि यार ये एफडी को कम करे या फिर आईडी को बढ़ाए। इसको नॉर्मल करने का क्या तरीका हो सकता है? या तो आप एफडी को कम करो कम कर या आईडी को फिर आईडी को बढ़ाओ। आईडी को हम्म। बढ़ाएगा तो यहाँ से खींच के निकाल लेगा, हम्म और एफडी को बढ़ाए कम करेगा तो यहाँ पे हवा कम आएगी, तो इसको मेंटेन करेगा। अब क्या है कि एफडी से नहीं हो रहा है, वो आईडी को बढ़ाया और उसी वक्त ये प्लस 25 एमएमडब्ल्यूसी ऑलरेडी हो गया, ये एफडी फैन ट्रिप कर गया, तो इधर से हवा आ नहीं रहा है, और अपने आईडी जो जितना भी है वो आईडी क्या करेगा, एकदम से शक करेगा तब, क्योंकि यहाँ से हवा आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ का जो नेगेटिव प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाएगा। और नेगेटिव प्रेशर अगर बढ़ जाएगा और उतने पे ही अगर आप ट्रिपिंग दे दोगे आईडी का, नेगेटिव प्रेशर बढ़ना है एकदम तुरंत बढ़ना है, क्योंकि सिर्फ खींच रहा है तब हवा आ ही नहीं रहा है, तो बैलेंस नहीं रहेगा, पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे अगर उसी के साथ में आईडी का ट्रिपिंग देता हूँ, तो द मोमेंट आईडी ट्रिप करेगा पीएफएन भी ट्रिप करेगा। तो पीएफएन ट्रिप किया, आईडी ट्रिप किया, एफडी तो ट्रिप था ही, एफडी ट्रिप था, इसका मतलब कोसिगर भी ट्रिप था, तो आपने पूरा का पूरा बॉयलर ट्रिप करा दिया फर्नेस प्रेशर नेगेटिव पे, और आपको फिर से आईडी से शुरू करके सारे इक्विपमेंट्स चलाने हैं। अगर एक्सपर्ट लेवल का ऑपरेटर नहीं होगा तो उतने में वो बॉयलर को बिठा देगा, फिर उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्लिंकर वगैरह बन जाएगा, है ना। तो ये अननेसेसरी एक इंटरलॉक होगा जिसका इतना खास जरूरत नहीं है। क्या है कि अगर नेगेटिव थोड़ा बढ़ता भी है तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन तो हो नहीं रहा है, सिर्फ आपका बॉयलर थोड़ा सा ठंडा होगा। तो अगर आपको एक दो मिनट, हार्डली कितना लगता है, 2 मिनट 3 मिनट लगता है बॉयलर को फिर से एफडी को चालू करके आपका कोल्ड फीडर को चालू करने में, 2 मिनट का खेला है, एकदम तुरंत चालू कर सकते हैं, दूसरा वाला चालू कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप आईडी को बंद कर दो, है ना, ताकि कूल डाउन ना हो, और तो बाकी कोई इफेक्ट ही नहीं है आईडी से। सिर्फ क्या होगा कि बॉयलर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हवा खींच के निकालेगा, तो इतना जल्दी तो ठंडा होने वाला है नहीं। तो ये वाला इंटरलॉक अगर कहीं पे है तो इसको आप उठा सकते हो, क्योंकि इसके ये अननेसेसरी इंटरलॉक है जो इसके चलते प्रॉब्लम्स बढ़ता है, और कोई कारण नहीं है इसका। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, चलिए इसको देखते हैं। तो हमने देखा कि एफडी फैन का इंटरलॉक है फर्नेस प्रेशर पे, फर्नेस प्रेशर पॉजिटिव होगा तो ट्रिप कर जाएगा, एफडी फैन ओवरलोड होगा तो ट्रिप कर जाएगा। तो आईडी पीए एफडी का इंटरलॉक क्लियर हो गया हमारा। सीक्वेंस क्या होगा चलाने का, सबसे पहले हम आईडी फैन को चलाएंगे, उसके बाद हम पीए फैन को चलाएंगे, उसके बाद हम एफडी फैन को चलाएंगे। अगर आप आईडी के बाद एफडी ट्राई कर रहे हो तो फिर ये फैन नहीं चलेगा और आप चिल्लाते रहोगे कि ये मेरा एफडी नहीं चल रहा है। अगर आपका ये दोनों नहीं चल रहा है और आप एफडी को चलाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर नहीं चलेगा। तो दिमाग में पूरा क्लियर रहे कि एफडी नहीं चल रहा है, तुरंत मेरे दिमाग में आना चाहिए कि इसका इंटरलॉक किसके साथ है। तो एफडी नहीं चल रहा है, इसका मतलब इसका इंटरलॉक है पीएफएन के साथ। क्या मेरा पीएफएन चल रहा है? हाँ भाई, पीएफएन तो चल रहा है, फिर भी एफडी नहीं चल रहा है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरा फर्नेस प्रेशर तो देखो, फर्नेस प्रेशर सही है कि नहीं है। क्यों ट्रिप कर गया फर्नेस प्रेशर? द मोमेंट फर्नेस प्रेशर हाई होगा पॉजिटिव 25 एमएम से आपका एफडी ट्रिप करेगा। द मोमेंट आपका एफडी ट्रिप कर जाएगा, आपका फर्नेस प्रेशर फिर से नेगेटिव हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? समझ गए सर। कि पकड़ लो आपने ध्यान नहीं दिया और आपने एफडी का डंपर खोला और हवा एकदम हुड़ करके आया और 1 सेकेंड में क्या हुआ, विद इन माइक्रो सेकेंड आपका फर्नेस प्रेशर हाई हो गया। और फर्नेस प्रेशर जैसे ही हाई हुआ एफडी फैन ट्रिप कर गया। एफडी फैन जैसे ट्रिप कर गया आपका फर्नेस फिर से नेगेटिव प्रेशर में आ गया। तो आप जब पैरामीटर को ऐसे घूमे और ऐसे घूम के जब देखे तो आप देख रहे हो कि फर्नेस प्रेशर तो नेगेटिव है, एफडी फैन ऐसे ही ट्रिप कर गया। बहुत जगह पे होता है कि ऑपरेटर को पता ही नहीं चलता है कि मेरा एफडी क्यों ट्रिप कर रहा है, तो वो बोलेगा इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन जो फर्नेस प्रेशर हाई हुआ वो उसको पता ही नहीं चल रहा है। समझ रहे हो? सही है। हाँ, बेसिक मेन उसको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो
हर एक मशीन का, हर एक इक्विपमेंट का जब कभी भी आप ऑपरेट कर रहे हो, उसका जितना सारा इंटरलॉक है वो आपको पता हो और उसका लॉजिक पता हो कि क्यों है वो इंटरलॉक, है ना। सो हम लोग एएफडीसी बॉयलर कर रहे हैं और एएफडीसी बॉयलर में अगर हम इंटरलॉक्स देखते हैं तो हमने देखा भाई आईडी फैन का इंटरलॉक ड्रम लेवल के साथ, ये दिमाग पे रट्टा टाइप हो जाना चाहिए, ड्रम लेवल पे है, हाई और लो पे। पीएफएन का सिर्फ आईडी के साथ है, आईडी एफडी का पीएफएन के साथ है, फर्नेस Cool प्रेशर period. के साथ है, ठीक है। एफडी का इसके बाद एफडी का उसके बाद पीएफएन, हाँ पीएफएन हाँ के साथ है और फर्नेस प्रेशर के साथ है एफडी का ट्रिपिंग इंटरलॉक। और फिर आता है आपका कोल फीडर, तो कोल फीडर का इंटरलॉक एफडी फैन के साथ है कि अगर एफडी फैन दोनों बंद हो जाएगा, कोई एक चल रहा है तो फिर बंद नहीं होगा, दोनों अगर बंद हो जाएगा तब जाके आपका कोल फीडर ट्रिप कर जाएगा। और अगर एफडी फैन चल भी रहा है लेकिन अगर एफडी कंपार्टमेंट डंपर बंद हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का कोल फीडर ट्रिप कर जाएगा। देख रहे हो, एफडी डंपर ऑफ कंपार्टमेंट 1 क्लोज। तो ये कोल फीडर 1 नंबर है, 1 नंबर कोल फीडर के साथ किसका इंटरलॉक दिया हुआ है, एफडी 1 कंपार्टमेंट डंपर का। समझ में आया, लास्ट में बताया था आपको कि कंपार्टमेंट डंपर से कोल फीडर का इंटरलॉक क्यों जरूरी है। पकड़ लो यहाँ पे, ये रहा मेरा कंपार्टमेंट डंपर एफडीसी 1, है ना, देख रहे हो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, स्टार्टअप पेज दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सर। ओके। सो ये वाला जो है यहाँ पे एफडीसी 1 लिखा हुआ है, देखो। सो ये हो गया एफडीसी 1 कंपार्टमेंट डंपर। अगर ये डंपर बंद हो गया, एफडीसी का डंपर अगर बंद हो गया तो फिर कंपार्टमेंट के 1 नंबर पे आपका हवा जाएगा नहीं, फ्लूइडाइजेशन बंद हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन बंद हो जाता है, एफडीसी का हवा बंद हो जाता है, फ्लूइडाइजेशन बंद होता है, तो फिर आपका क्या होना चाहिए, ये वाला 1 नंबर कोल फीडर भी बंद हो जाना चाहिए। बनना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होता है तो फिर ये कोयला फेंकता रहेगा, फ्लूइडाइजेशन हो नहीं रहा है, आपके स्टैटिक बेड पे जाके कोयला जमा हो जाएगा और बेड मटेरियल आपका गर्म है ही, वो वहीं पे बर्न करेगा और स्टैटिक बेड पे जब बर्न करेगा, लास्ट में बताया था इसका एयर फ्यूजन टेम्परेचर क्रॉस करेगा। एयर फ्यूजन टेम्परेचर कितना होता है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कोल का। तो वहां पे जाएगा तो फ्यूज होगा, फ्यूज होगा तो फिर क्लिंकर फॉर्म करेगा। और एक बार अगर छोटा मोटा क्लिंकर फॉर्म हो गया तो उसके बाद उसका टेम्परेचर और हाई होगा, वही वुड पे वो स्टैटिक पे जलता रहेगा और फिर वो बेड मटेरियल फ्यूजन टेम्परेचर क्रॉस करेगा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फिर वो पूरा का पूरा बड़ा बड़ा पत्थर बनाना शुरू करेगा, है ना। हाँ सर। सो दिस इज कॉल्ड क्लिंकर फॉर्मेशन। तो ये भी समझ लीजिए साइमल्टेनियसली क्लिंकर कैसे बनता है। सो कोल फीडर का इंटरलॉक समझ गए, किसके साथ है कोल फीडर का स्टार्टिंग इंटरलॉक, एफडी फैन कोई भी एक चल रहा हो और एफडी कंपार्टमेंट डंपर खुला हो। और ट्रिपिंग इंटरलॉक किसके साथ है, एफडी फैन दोनों के दोनों बंद हो और एफडी कंपार्टमेंट डंपर बंद हो जाए तो वो होगा मेरा ट्रिपिंग इंटरलॉक। स्टार्टिंग इंटरलॉक, ट्रिपिंग इंटरलॉक पूरा क्लियर हो गया। ये चारों का ही रिलेशन है। इसमें और एक चीज बच जाता है, वो है आपका क्या कहते हैं इसको, पीए कंपार्टमेंट डंपर। जब तक आपका पीए कंपार्टमेंट डंपर ना खुले तब तक आपका एफडी कंपार्टमेंट डंपर नहीं खुलना चाहिए, है कि नहीं। हाँ कि सर। अगर पकड़ लो आपने क्या किया, आपने पीएफएन चलाया, एफडी फैन चलाया, हाँ यहाँ पे देखते हैं तो ये रहा मेरा आईडी फैन, ये रहा आईडी फैन को चला दिया। फिर मैंने क्या कहते हैं इसको, एफडी फैन को चलाया। आईडी के बाद एफडी चलाएंगे क्या, नहीं चलाएंगे, आईडी चलाएंगे सबसे पहले, फिर आपका पीएफएन चलाएंगे, यहाँ से स्टार्ट मार दिए, फिर आपका एफडी फैन चलाएंगे, तीनों फैन चलाया। उसके बाद में डंपर खोलना है ना। पहले कौन सा डंपर खुलेगा, डिलीवरी की सेक्शन, पहले सक्शन पहले डिलीवरी खोलना पड़ेगा, पहले डिलीवरी खोलना है, ठीक है। अगर आपका बीएफडी नहीं है तो बीएफडी देखा है, हाँ देखा।
अगर बीएफडी है, बीएफडी क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो क्या करता है चेंजिंग ये? स्पीड, आरपीएम और ये चेंजेस, सेट पॉइंट अगर चेंजेस करना है, सेट पॉइंट चेंजेस नहीं है, स्पीड वेरी कराता है, स्पीड ठीक है। स्पीड वेरी, तो वीएफडी, वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मतलब इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम मोटर का आरपीएम को चेंज करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अंदर में एक आईजीबीटी रहता है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जिसके चलते स्विचिंग करके हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। फ्रीक्वेंसी कम होता है तो फिर इंडक्शन मोटर जो है उसका आरपीएम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज इंडक्शन मोटर का आरपीएम कंट्रोल करना मुश्किल है। तो बीएफडी लगा के करते हैं। अब पकड़ लो, अगर बीएफडी है तो ये जो इंटरलॉक हमारा स्टार्टिंग इंटरलॉक जो रहता है ना कि सक्शन डंपर क्लोज, डिलीवरी डंपर क्लोज, या फिर अगर बीएफडी लगा हुआ है आपके पंप में और आप बोल रहे हो कि सक्शन वाल्व क्लोज हो, डिलीवरी डिस्चार्ज वाल्व क्लोज हो, और सॉरी डिस्चार्ज वाल्व क्लोज हो, सक्शन वाल्व ओपन हो, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बीएफडी है तो आप सक्शन डिलीवरी हमेशा ओपन रख सकते हो, सक्शन डिस्चार्ज ओपन रख सकते हो, बंद करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बीएफडी में एकदम लो आरपीएम से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने सक्शन और डिस्चार्ज खोला रखा है तो आप जब मोटर को चालू करोगे तो मोटर का सेट पॉइंट होना चाहिए 100 आरपीएम। आप 100 आरपीएम पे चालू करो तो वो मोटर ओवरलोड नहीं होगा, वो धीरे धीरे रन करेगा, है ना। तो मोटर ओवरलोड नहीं होगा। फिर आप उसका आरपीएम बढ़ा बढ़ा के आपका डिजायर्ड आरपीएम जो भी है फुल आरपीएम वहां पे लेके जाओ, ठीक है। तो ये बीएफडी का फंडा। अगर बीएफडी नहीं है और आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, आप अगर डंपर के सहारे आपका फैंस कंट्रोल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डंपर के मदद से। तो डंपर जो होगा, यहाँ पे देखो दो टाइप के डंपर होंगे। एक होगा आपका फुल ओपन फुल क्लोज डंपर। क्या होगा? फुल ओपन फुल क्लोज। तो ये फुल ओपन फुल क्लोज कहाँ लगता है? यहाँ पे देखो, दिस इज ए फुल ओपन फुल क्लोज टाइप। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे सिर्फ ओपन और क्लोज दिखा रहा है, इधर ओपन इधर क्लोज, ओपन क्लोज, है ना। मैं ओपन क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, मैं क्लोज क्लिक करूंगा पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। क्लियर? तो ये है फुल ओपन फुल क्लोज। और कैसे होता है बाद में दिखाऊंगा कैसे काम करता है ये। लेकिन यहाँ पे सक्शन डंपर पे देखो, सक्शन डंपर पे जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये भी फुल ओपन फुल क्लोज है पीएफएन के केस पे। तो पीएफएन में हम रेगुलेट नहीं कर रहे हैं हवा को, पीएफएन में क्या कर रहे हैं, पूरा खोल दे रहे हैं, सक्शन भी खोल दिया, डिलीवरी भी खोल दिए। एफडी के केस पे देखते हैं। एफडी में देखो ये जहां मेरा, ये कौन सा साइड, डिलीवरी है ना, डिलीवरी साइड। तो यार हीटर पे जा रहा है तो ये डिलीवरी डंपर को क्लिक करोगे तो ये भी फुल ओपन फुल क्लोज है। बट सक्शन डंपर पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो फिर मेरे पास पीआईडी कंट्रोल आ रहा है, पीआईडी कंट्रोल एफडी आरपीसी। तो यहाँ पे जो लगा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरपीसी। आरपीसी मतलब रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर। रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर, ठीक है। और जो आपका फुल ओपन फुल क्लोज पे लगा है डिस्चार्ज साइड पे, वो जो सिलेंडर लगा हुआ है जो खोल रहा है बंद कर रहा है उसको बोलते हैं पावर सिलेंडर। ये फुल ओपन फुल क्लोज पावर सिलेंडर होता है और ये आपका आरपीसी होता है, रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर, ठीक है। सो आपके सक्शन और डिस्चार्ज पे क्या लगा है, सक्शन पे लगा है आरपीसी और डिस्चार्ज डिलीवरी साइड पे लगा है सिर्फ एक पावर सिलेंडर ओपन। तो यहाँ पे सक्शन को हम ना परसेंटेज पे कंट्रोल कर सकते हैं एफडी का। जरूरी है कि हमको एयर फ्लो कंट्रोल करना है बॉयलर के अंदर, तो एयर फ्लो अगर कंट्रोल करना है तो फिर मेरे कहीं पे तो इसको घाट लगाना पड़ेगा, वो मेरा सक्शन डंपर पे है। और अगर आप इसी को बीएफडी लगा देते हो तो फिर आपका ये वाला आरपीसी नहीं चाहिए। यहाँ पे फुल ओपन फुल क्लोज डंपर दे दो और आप बीएफडी से कंट्रोल करो। समझ में आ रहा है? इसको पूरा खोल के रख दो। तो आरपीसी लगाते हैं क्योंकि कभी अगर बीएफडी खराब हो गया तो फिर मेरा आरपीसी से काम चल जाएगा, है ना। रेगुलेशन करना है मुझको, आईडी फैन भी रेगुलेट करना है और एफडी फैन भी रेगुलेट करना है।
बैलेंस ड्राफ्ट मेंटेन करना है। एफडीसी हम्म। बॉयलर किस टाइप का ड्राफ्ट है? बैलेंस ड्राफ्ट। बैलेंस ड्राफ्ट है। बैलेंस ड्राफ्ट, क्योंकि आप आईडी से हवा दे रहे हो और एफडी से सॉरी आईडी से हवा आईडी से निकाल रहे सब हो, कर रहे हैं, हाँ, और एफडी से हवा दे रहे हो, दे रहे और हो। बैलेंस कर रहे हो कितने पे? ±5 mmWc पे फाइनेंस को बैलेंस कर रहे हो। तो ये हो गया मेरा आईडीएफडी पीए का जो लाइन है, वो लाइन दिखा रहा हूँ कि डंपर्स कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। तो यहाँ से मैं ये बोल रहा था कि चलो अभी मेरा तीनों फैन चालू है और प्रोसेस नॉर्मल है। मैं जब चालू करने जा रहा हूँ, मैंने क्या किया, गलती से ना इसको ओपन नहीं किया, पीए कंपार्टमेंट डंपर को ओपन नहीं किया, और पीए कंपार्टमेंट डंपर को ओपन ना करके मैंने एफडी कंपार्टमेंट डंपर ओपन कर दिया यहाँ से। तो क्या होगा कि पीए कंपार्टमेंट अगर ओपन नहीं किए तो इधर से एयर तो आएगा नहीं पीए लाइन पे, और जैसे ही मैं एफडी कंपार्टमेंट डंपर खोल दूंगा तो वहां पे फ्लूइडाइजेशन शुरू होगा। जब फ्लूइडाइजेशन होगा तो वही सेम प्रॉब्लम, आपका जो पीए लाइन है वो क्या हो जाएगा? चोक हो जाएगा। ये बात समझ में आई? पहले भी हाँ, सर। समझाया हूँ। तो पीए लाइन चोक हो जाएगा जैसे ही आप एफडी कंपार्टमेंट डंपर खोल दोगे। उससे क्या दिक्कत आएगी? आप फिर से चालू कर नहीं कर पाओगे, है ना, टाइम लग जाएगा आपका। तो इसीलिए ये एफडी कंपार्टमेंट डंपर का जो इंटरलॉक है, एफडी कंपार्टमेंट डंपर का इंटरलॉक किसके साथ दे देना चाहिए? पीए कंपार्टमेंट डंपर के साथ दे देना चाहिए, इसके साथ। अगर मेरा पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का पीए कंपार्टमेंट डंपर खुला नहीं है तो एफडी कंपार्टमेंट डंपर नहीं खुलना चाहिए, है ना? क्लियर हुआ? और सिर्फ उस कंपार्टमेंट का नहीं, उसके बगल वाला एफडी कंपार्टमेंट डंपर भी खुलना चाहिए। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मैंने इसका तो एफडी कंपार्टमेंट नंबर खोल दिया, पकड़ लो, ये 1 नंबर वाला खोल दिया एफडी कंपार्टमेंट नंबर, और इसका जो कोल नोजल है उसके थ्रू हवा जा रहा है फर्नेस के अंदर। ठीक है, और मैंने क्या किया, एफडी कंपार्टमेंट नंबर 1 नंबर को ऑन कर दिया, तो यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन हो रहा है। 1 नंबर कंपार्टमेंट में फ्लूइडाइजेशन हो रहा है, 2 नंबर पे फ्लूइडाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन 2 नंबर कंपार्टमेंट का जो कोल नोजल है, जो 1 नंबर कंपार्टमेंट के बगल में रखा हुआ है, ये 2 नंबर कंपार्टमेंट है, ये 1 नंबर कंपार्टमेंट है। मैंने 1 नंबर का कोल नोजल के थ्रू पीए कंपार्टमेंट नंबर खोल दिया, तो हवा तो आ रहा है, वो ठीक है, यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो बेस लाइन पे है आपका, जो बाउंड्री लाइन पे जब उड़ रहा है ना आपका बेड मटेरियल, वो उड़ के जाके भी तो इसके अंदर गिरेगा। तो इसीलिए आप जब कभी भी 1 नंबर की कोई भी एक कंपार्टमेंट का डंपर खोलते हो, एफडी कंपार्टमेंट डंपर खोलते हो, एंश्योर करो कि आपका दोनों बगल अगल बगल का दोनों पीए कंपार्टमेंट डंपर खुला, ताकि वहां पे पीए लाइन पे एटलीस्ट आपका एयर रहे, जाता रहे। तब जाके आप जब इधर का एफडीसी खोल दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज हर बार क्या होगा, लाइट अप के टाइम पे प्रॉब्लम होगा, आपका कुछ दिक्कत हो रहा है, चोकिंग हो रहा है, अरे पीए लाइन चोक कर जा रहा है, क्यों पता नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है वो पता होना चाहिए। अगर आपका लाइन क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा। गलती होती है, एक बार गलती होगी, आप एनालिसिस करके निकाल सकते हो, अच्छा इस वजह से हुआ है, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ सर, सही। तो पूरा का पूरा बॉयलर का जो इंटरलॉक्स है वो हमारा क्लियर हो गया है। एक बार फिर से इंटरलॉक्स को रिपीट करते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। सबसे पहले हमने देखा इंटरलॉक किसका, आईडी फैन का। आईडी का इंटरलॉक सबसे पहले देखा, और आईडी का इंटरलॉक हमने देखा कि बॉयलर ड्रम लेवल के साथ है। ड्रम लेवल लो पे है, ट्रिपिंग लेस देन 10% पे, और बॉयलर ड्रम लेवल हाई पे ट्रिपिंग है। हाई अगर ग्रेटर देन 80% होता है तो ट्रिपिंग है। लॉजिक समझ में आया है कि क्यों ड्रम लेवल का लो होने से ट्रिपिंग देना है, क्यों ड्रम लेवल हाई होने से ट्रिपिंग देना है। क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट हमने देखा कि आईडी के बाद हमको स्टार्ट करना पड़ता है पीए फैन का इंटरलॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईडी फैन के साथ है। तो आईडी 1 एंड आईडी 2 दोनों में से कोई एक चल रहा हो तब जाके मेरा पीए फैन चालू होगा, वो होगा स्टार्टिंग इंटरलॉक। और दोनों के दोनों बंद हो जाए
तो पीएफएन ट्रिप कर जाए वो होगा ट्रिपिंग इंटरलॉक। ट्रिपिंग इंटरलॉक। मैं सिर्फ प्रोसेस इंटरलॉक्स की बात कर रहा हूँ। जो नॉर्मल इंटरलॉक्स है वो है, नॉर्मल इंटरलॉक क्या है, ओवरलोड होगा तो ट्रिप कर जाएगा, ओवरलोड अगर रीसेट नहीं होगा तो फिर स्टार्ट नहीं होगा, है ना, रिमोट मोड सिलेक्ट नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा, सक्शन डंपर और डिलीवरी डंपर अगर क्लोज नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। ये तो स्टार्ट नॉर्मल है, वो समझ चुके हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट होता है एफडी फैन, और एफडी फैन में हमने देखा कि भाई पीएफएन के साथ है इसका इंटरलॉक, कि अगर पीएफएन ना चले तो फिर ये तो स्टार्ट ही नहीं होगा, और अगर पीएफएन दोनों बंद हो जाए तब ये ट्रिप भी कर जाएगा। तो स्टार्टिंग और ट्रिपिंग पे है। और फार्नेस प्रेशर पे है, तो फार्नेस प्रेशर क्या है कि फार्नेस प्रेशर प्लस 25 mmWC से अधिक हो जाए तो फिर ये तो नहीं चलना चाहिए, चलेगा। ट्रिप कर जाना चाहिए। ट्रिप करना। उसके बाद हमने देखा कि कोल फीडर होता कोल है, फीडर। और कोल फीडर का जो इंटरलॉक है वो एफडी फैन के साथ है, कि अगर एफडी फैन मेरा चल नहीं रहा है तो कोल फीडर ना चले। लेकिन सिर्फ एफडी फैन चलने से एंश्योर नहीं होता है कि वहां पे फ्लूइडाइजेशन हो रहा है। तो कैसे एंश्योर होगा, उस पर्टिकुलर एफडी कंपार्टमेंट डंपर जो है, वो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का एफडी कंपार्टमेंट डंपर भी खुला होना चाहिए, ये वाला डंपर खुला होना चाहिए। अब एफडी कंपार्टमेंट डंपर खुलेगा कब, एफडी कंपार्टमेंट डंपर के साथ पीए कंपार्टमेंट डंपर का इंटरलॉक दे देते हैं, कि पीए कंपार्टमेंट डंपर दोनों का, अगल बगल कंपार्टमेंट का दोनों का आपका कंपार्टमेंट डंपर खुलना चाहिए। तो मैं एकदम सेफ ऑपरेशन ये कर सकता हूँ एयरपीसी बॉयलर का, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी ट्रिपिंग, विदाउट एनी हैजार्डस सिचुएशन, कि भाई मेरा बॉयलर ट्रिप कर जा रहा है, लाइट अप के टाइम पे गड़बड़ हो गया, तो वो सब झंझट नहीं होगा। ये अगर स्टीम ड्रम के कैपेसिटी के हिसाब से आपका पैरामीटर्स चेंज होता है, स्टीम ड्रम के कैपेसिटी के हिसाब से क्या चेंज होता है, पैरामीटर्स चेंज होता है क्या? पैरामीटर, यस सर। हाँ पैरामीटर तो चेंज होंगे डेफिनेटली, लेकिन आपका सेट पॉइंट देना है 80% पे, तो अब स्टीम ड्रम आपका हो सकता है कि वो 50 टीपीएच का ये बना है, या फिर 100 टीपीएच का बना है, उसी का 80% होगा। फिर ड्रम का जो भी लेवल होगा, ड्रम का जो वॉल्यूम होगा, उसी का 80% होगा, है ना। हम तो परसेंटेज पे दे रहे हैं, हम यहाँ पे कोई थोड़ी ना वॉल्यूम पे दे रहे हैं, हम उसी ड्रम लेवल के परसेंटेज बोल रहे हैं। अब जो भी होगा उसका परसेंटेज ले लो, है ना। क्लियर? क्लियर सर। ओके भाई, तो बहुत बड़ा चीज आप लोगों ने अभी सीखा है, और वो है एपीसी बॉयलर के इंटरलॉक्स। इंटरलॉक्स क्या क्या सीख लिए, आईडी, पीए, एफडी, कोल फीडर सीख लिए। बच गया मेरा फीड पंप। अब ये फीड पंप का इंटरलॉक किसके साथ होना चाहिए, फीड पंप का इंटरलॉक किसके साथ होना चाहिए, फीड पंप बंद असेल तर आयडी सोच के बताओ। फीड पंप का इंटरलॉक किसके साथ होना, कोल फीडर कधी चालू केलं? फीड पंप का इंटरलॉक किसके साथ होना चाहिए, क्या लगता है? बॉयलर फीड पंप क्या कर रहा है, आपका पानी ले रहा है, पानी कहाँ दे से? रहा है, कोल पानी फीडर ले रहा है, steam कहाँ से ले रहा है, कहाँ से ले रहा है? डिएरेटर डिरेटर से। सर। तो आपका फीड पंप का इंटरलॉक होना चाहिए डिएरेटर लेवल के साथ। हाँ डिएरेटर लेवल अगर लो हो जाएगा हाँ तो फीड पंप खत्म, है ना। खत्म। तो डिएरेटर लेवल नॉट लो, देखो डिएरेटर लेवल नॉट वेरी लो। अगर डिएरेटर लेवल लो हो जाता है तो फीड पंप तो फीड क्या पंप होना बंद चाहिए, होने। नहीं चलना चाहिए, या फिर ट्रिप कर जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में भी है, ट्रिपिंग में भी है। अगर डिएरेटर लेवल लो है तो वो चलेगा नहीं, और अगर लो हो जाता है बीच में रनिंग टाइम पे तो वो ट्रिप भी कर जाएगा, है ना। और बाकी फीड पंप का जो नॉर्मल है वो तो आपका रिमोट मोड होगा ही होगा। आपका सक्शन वाल्व खुला होना चाहिए, डिस्चार्ज वाल्व बंद होना चाहिए, उसमें इंटरलॉक्स देते नहीं है, या डिस्चार्ज वाल्व के और सक्शन वाल्व के साथ दे भी सकते हो,
ठीक है, अगर आप ऑटोमेटिक Drum level. सक्शन ये कर रहे हो तो फिर कर सकते हो। ड्रम लेवल के साथ इंटरलॉक्स नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ड्रम लेवल आपका अगर हाई हो जाता है तो आईडी ट्रिप कर जाता है, और आईडी ट्रिप करता है तो फिर आपका बॉयलर ट्रिप कर जाता है। तो ड्रम लेवल के साथ बीएफटी का इंटरलॉक दिया नहीं जाता है, Okay. और नहीं रहता है नॉर्मली। ये ऑपरेटर के ऊपर है वो कैसे मेंटेन करता है। और फीड पंप का वाइंडिंग टेम्परेचर के साथ इंटरलॉक रहता है, ठीक है। वाइंडिंग टेम्परेचर के साथ कैसे, जैसे आपका कोई भी पंप है उसका जो वाइंडिंग टेम्परेचर है या फिर बियरिंग टेम्परेचर है, अगर क्रिटिकल पंप है, बड़ा पंप है, तो फिर बड़ा मोटर है, तो उसके ड्राइव साइड नॉन ड्राइव साइड दोनों साइड का जो टेम्परेचर होगा बियरिंग का और वाइंडिंग का, उसके साथ ट्रिपिंग देते हैं। Okay. अब देखो कि अब जब ड्राइव साइड नॉन ड्राइव साइड बोल दिया तो ये क्या होता है, डी एंड डी क्या होता है बताओ। Drive side. Non drive side पे motor. पकड़ लो, ये मेरा मोटर है, शाफ्ट लगा होगा, और इसी के साथ मेरा पंप लगा होगा, है ना, यही तो होगा। पंप तो खुद से घूमेगा नहीं, पंप को घुमाने के लिए हम लगाते हैं मोटर। अब मोटर है, पंप है, तो फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पे बियरिंग लगा, यहाँ पे बियरिंग रहेगा, यहाँ पे बियरिंग रहेगा, यहाँ पे। अब मेरे को बताओ 1 2 3 4 ड्राइव साइड कौन सा, नॉन ड्राइव साइड कौन सा। अगर मैं बोलूं कि मोटर ड्राइव मोटर, मैं पहले बोल रहा हूँ मोटर ड्राइव एंड बियरिंग टेम्परेचर, क्योंकि आपको टाइम समझ में आना पड़ेगा, है ना। आप जब कहीं पे जाके एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर आप जब रिपोर्ट कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो ऐसे नहीं बोल सकते मोटर का जो इस साइड का जो बियरिंग है, उस साइड का जो बियरिंग है, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। हाँ, 2 नंबर का आप हो सकता है कि किसी को वाकी टोकी में बोल रहे हो, अरे मोटर का ड्राइव एंड का बियरिंग चेक करो, नॉन ड्राइव का चेक करो, या फिर कुछ भी इस टाइप से कमांड आपको मिल भी सकता है, आप कमांड दे भी सकते हो। तो अगर आपको पता नहीं है कि ड्राइव एंड कौन सा है, नॉन ड्राइव एंड कौन सा है, और क्या बोल रहे हो, तो फिर समझ में आएगा नहीं। दूसरा चीज ये है कि अगर आपका वो, अच्छा कुछ कहना वाला था भूल गया। तो ये हो गया मेरा ड्राइव एंड, मोटर ड्राइव एंड बियरिंग। तो मोटर ड्राइव एंड बोलने से कौन सा होगा, 1 2 3 4 में से कौन सा है? 2 नंबर ड्राइव एंड, 2 नंबर ड्राइव एंड, 1 नंबर नॉन ड्राइव एंड। 1 नंबर हो जाएगा नॉन ड्राइव एंड, 2 नंबर होगा ड्राइव एंड, ठीक है। और पंप के केस पे 3 नंबर ड्राइव एंड, 4 नंबर नॉन ड्राइव। एग्जैक्टली। तो ये रहा पंप का 3 नंबर ड्राइव एंड, और 4 नंबर हो जाएगा नॉन ड्राइव एंड। तो हम लोग क्या बोलते हैं, डी एंड डी, है ना। तो ड्राइव एंड साइड, नॉन ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड साइड। तो यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, लुब्रिकेशन कम हो गया, जो बियरिंग है वो सीज हो गया, कुछ भी हो रहा है, तो फिर आपको क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पे, और टेम्परेचर से आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपिंग देते हैं। देखो फीड पंप वाइंडिंग टेम्परेचर नॉट हाई, अगर फीड पंप का वाइंडिंग टेम्परेचर हाई है, वाइंडिंग मतलब जो मोटर का वाइंडिंग है ना, पंप का थोड़ी ना वाइंडिंग, तो मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर हाई है तो फिर नहीं चलना चाहिए। फीड पंप नॉन ड्राइव एंड, नॉन ड्राइव एंड बियरिंग टेम्परेचर नॉट हाई, तो फीड पंप का जो नॉन ड्राइव एंड है, ये वाला 4 नंबर, उसका टेम्परेचर, फीड पंप ड्राइव एंड बियरिंग टेम्परेचर नॉट हाई, तो ड्राइव एंड का बियरिंग टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो समझ लिया भाई कि हाई नहीं होना चाहिए, लेकिन कितना टेम्परेचर पे हाई पकड़ेंगे। कोई भी बियरिंग का मैं बोल रहा हूँ कि हाई नहीं होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए समझ लो, लेकिन कितना होना चाहिए, मतलब कितना तक नहीं होना चाहिए, हाई कितने पे बोलो बताओ।
बियरिंग टेम्परेचर कितना तक अलाउेबल है? 100 डिग्री के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। ओके 110 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रिप, 100 से ऊपर जाएगा बियरिंग का टेम्परेचर मतलब गड़बड़ है, 100 भी नहीं जाना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। अगर आपका 60 70 80 चल रहा है तो ठीक है, तो ठीक है, और 60 70 80 के नीचे है तो ठीक है। अगर गर्मी का सीजन नहीं है, ये है तो 80 के नीचे है, आपको उतना चिंता नहीं करना है चाहिए। लेकिन अगर वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पकड़ लो नॉर्मली वो 30 35 40 डिग्री पे चलता है, गर्म ही नहीं होता है, बट और अचानक से आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है। हम लोग सब पैरामीटर नोट करते हैं, हर रोज करते हैं ना, तो आप क्या नोट कर रहे हो कि भाई मेरा टेम्परेचर ना हर 3-4 दिन में 2 डिग्री 3 डिग्री करके बढ़ रहा है। ऐसा नोटिस में आया कि पहले लास्ट वीक में ये 35 40 टेम्परेचर रहता था, अब 41 हो गया है। चलो ठीक है, 1 डिग्री पता, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट वीक देखा 42 हो रहा है, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत है, उसको मेंटेनेंस पे लेने की जरूरत है ना। और उसी तरीके से अगर 70-80 पे चल रहा है, कोई एक मशीन का हो सकता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी पे वो रहे, जिस टेम्परेचर पे वो चल रहा है उसी पे रहे, बढ़े नहीं। अगर बढ़ रहा है, हो सकता है उसका प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो रहा हो सकता है उसका कूलिंग में इफेक्ट आ रहा हो कुछ एक, है ना, तो वो आपको देख लेना पड़ेगा। और क्या है कि आपका अलाउेबल आप करोगे 100 डिग्री पे, 100 डिग्री के ऊपर जाएगा उसको ट्रिप कराओ, वो चाहे टरबाइन का बियरिंग है, आपका मोटर्स का बियरिंग है, 100 डिग्री के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ओके उसको मेंटेनेंस कर लेंगे। सो हो गया बियरिंग टेम्परेचर पे मोटर्स वगैरह का ट्रिपिंग भी समझ लिया हम लोग। तो फीड पंप का ट्रिपिंग किसके साथ? रिमोट मोड के साथ, बियरिंग टेम्परेचर के साथ, वाइंडिंग टेम्परेचर के साथ और डिएरेटर लेवल। क्लियर? फीड पंप क्लियर सर। तो अभी अगर पकड़ लो आपका फीड पंप अचानक से ट्रिप कर गया, है ना, आपने 1 नंबर चल रहा था और अचानक से आप बॉयलर पे बैठे हुए हो, अचानक से क्या हुआ कि आपका 1 नंबर फीड पंप जो है वो फीड पंप क्या हुआ, ट्रिप कर गया। तो आपने 1 नंबर चलाने की कोशिश की, जो ट्रिप करता है हम उसी को पहले चलाते हैं ना, सक्शन डिलीवरी जो भी करना है, आपने डिस्चार्ज को बंद कर दिया या फिर एफसीबी को बंद कर दिया। एज ए बॉयलर ऑपरेटर आपको डिस्चार्ज बंद करने के लिए नीचे भेजना, उसको बंद करना, और अगर ऑटो है, मोटराइज्ड है, तब तो यहाँ से बंद कर सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हैं, तुरंत हम एफसीबी को बंद कर देंगे। फीड कंट्रोल वाल्व जो है इसी को 0 करेंगे और इसको 0 करके हम क्या करेंगे, तुरंत चालू कर लेंगे। इसको 0 किए और फीड पंप को स्टार्ट कमांड दिए। जब मैंने स्टार्ट कमांड दिया तो फिर ये क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, तो 1 नंबर चालू नहीं हुआ, इधर मेरे ड्राम लेवल तो घटना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इंतजार नहीं करना है, 1 नंबर चालू नहीं हुआ, एक बार कमांड दिया चालू नहीं हुआ, इसका मतलब चालू नहीं होने वाला है, दूसरा वाला जो स्टैंड बाई है उसको पहले चालू कर लेंगे। अगर ये चालू हो गया तब तो ठीक है, इससे नॉर्मलाइज करके देखेंगे कि 1 नंबर पे क्या दिक्कत आया। अगर ये 2 नंबर भी चालू नहीं हो रहा है तो दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि भाई मेरा डिएरेटर लेवल कहाँ है, कितना है। ये डिएरेटर लेवल को देखो, है ना, तो डिएरेटर का लेवल कितना है वो मेरे को देखना है। हाँ भाई 68% तो दिखा रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? हो सकता है कि आपका डिएरेटर लेवल सही हो, लेकिन जो स्विच से लिया गया है इंटरलॉक, डिएरेटर लेवल का स्विच रहता है और स्विच से देते हैं, हो सकता है वो स्विच काम नहीं कर रहा है, स्विच पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे इंडिकेशन आपका आ जाएगा रेड, डिएरेटर लेवल नॉट ओके, है ना। हाँ सर। तो आप तुरंत, मतलब देखो इतना टाइम नहीं रहता है बॉयलर में, एकदम तुरंत दिमाग खेलना है। अगर खेल जाता है तो आपका प्लान बचता है, नहीं तो नहीं बचता है, ट्रिप कर जाएगा। तो जैसे फीड पंप चालू नहीं हो रहा है, आपका दिमाग में है कि फीड पंप का इंटरलॉक भाई डिएरेटर लेवल के साथ है,
DRDL लेवल के साथ है तो मैं देख लूं कि यहाँ पे अच्छा DRDL लेवल नॉट ओके तो शो कर रहा है मेरा, नॉट ओके है तो फिर मैं एंश्योर कर लूं ट्रांसमीटर से कि ट्रांसमीटर कितना दिखा रहा है। ट्रांसमीटर तो दिखा रहा है यार 68.5%, इसका मतलब लेवल लो नहीं है, फॉल्स दिखा शो रहा कर है, रहा है कि फॉल्ट यहाँ शो पे, कर। तो ये इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम है ना। हाँ अब सर। इंस्ट्रूमेंट वाला अगर होशियार है वो तुरंत आएगा, वो देखेगा नॉट ओके का सिग्नल कहाँ से आ रहा है, उसी चैनल को टाइट वाइट करेगा, फ्यूज चेंज करेगा, कुछ करेगा, हो जाएगा आपका, चल जाएगा। सो ये तो हो गए भाई इंटरलॉक्स की बात है। अब पूछो, कुछ पूछना है तो इसी के ऊपर, स्टार्टिंग इंटरलॉक, फिटिंग इंटरलॉक, ये वाली सारी बातें हैं। कैसा लगा ये बताओ पहले अभी तक प्रोसेस। बेसिक क्लियर, हाँ बेसिक क्लियर होता जा रहा है, जो मेन बेसिक है वो क्लियर होता जा रहा है। और आप सिस्टमेटिक सिखा रहे हैं। सर मेरे तो सब कुछ ये सब नया है तो हाँ हाँ तो मेरे को सर मैंने मेरे को जैसे नया है ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ दिनेश, अगर ये करते हो जॉब जिम ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो जॉब जिम ज्वाइन करो, मैं बता रहा हूँ कि और बेसिक पे जा पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन जो होता है बेसिक पे जॉब जिम में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ ना, अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल है जो मैं कर दूंगा तो फिर आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे। जॉब जिम करोगे तो जिंदगी में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आप आराम से उसका लॉजिकली आप सोच सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगता है, 4 महीने का टाइम लेते हैं, इसलिए लेते हैं 3-4 महीना की आपको डिटेल्स में सिखा सके, एकदम जैसे हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ते थे वहां से शुरू करते कि भाई प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं। आज अगर आप कोई भी एक डिजाइन मैनुअल खोल लो बॉयलर का, ठीक है, आज जाके जो भी आपका बॉयलर का डिजाइन मैनुअल है वहां पे जाके आप देखोगे तो फिर आपको प्रेशर का यूनिट, या फिर टरबाइन खोलोगे तो प्रेशर का यूनिट, एक यूनिट दिखेगा, पकड़ लो डिजाइन यूनिट है 65 आटा लिखा हुआ, क्या समझ में आएगा, है ना। टरबाइन में दिया हुआ है 65 आटा, ये आटा क्या है, आटा थोड़ी ना कोई यूनिट हमने देखा है, नहीं देखा। तो ये आटा क्या है, ये प्रेशर है, टेम्परेचर है, क्या है। तो इस टाइप के बहुत सारे, आप कोई भी डिजाइन मैनुअल खोलो, टरबाइन का खोलो, इसका खोलो, तो डिजाइन मैनुअल में हमेशा एक यूनिट यूज करेंगे हम लोग, एटीए। तो ये सारी बातें आएंगी आपके जो क्या कहते हैं इसको, हीट मास बैलेंस डायग्राम, HMBD, उसको समझने के लिए आपको जरूरी है कि यूनिट्स का समझना, टेम्परेचर को समझना। इन जनरल हमको लगता है कि हम समझते हैं, लेकिन उसको समझना नहीं कहते हैं कि हम जानते हैं। समझना है तो इस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि एक एक पॉइंट पे एग्जैक्टली वहां पे होता क्या है। और मैकेनिकल तो बहुत आसान मैं बोलूंगा चीजें हैं समझने के लिए। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हमको चीजें दिखती नहीं है, थोड़ा देर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हमको चीजें दिखती नहीं है, लेकिन मैकेनिकल में क्या है कि हमको सिर्फ इमेजिन नहीं करना पड़ता है, हमको वो उसका फिजिकल चेंजेस दिखता है, आंखों से दिखता है फिजिकल चेंजेस, तो आसान होता है समझना। ठीक है, जैसे हम जब बोलते हैं कि वर्क डन वर्क डन हो गया, एफिशिएंसी हो गया, या फिर जब आप लोग साइकिल्स के बारे में पढ़ते हो, थर्मोडायनामिक साइकिल्स के बारे में पढ़ते हो, आपका रैंकाइन साइकिल मैंने एक्सप्लेन किया था, तो एग्जैक्टली फिजिकल चेंजेस हो रहा है तो फिर वहां पे हो क्या रहा है, वो चीज को अगर आप बहुत बढ़िया से एनालाइज कर सकते हो तो आप सारे पैरामीटर्स का एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा पैरामीटर मेरे लिए जरूरी है, किस अगर कोई एक फॉल्ट आता है, प्रॉब्लम कब अराइज होता है जब कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, जब कभी भी कोई फॉल्ट आया उसका जो एनालिसिस करना है तो मेरे को कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जिसको एक साथ देखना है कि क्या क्या पैरामीटर इंटरलिंक्ड हो सकते हैं वहां पे, वो चीज को समझने के लिए और बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो चलो आज ये करते हैं, थोड़ा सा पैरामीटर देखते हैं और फिर ये क्लास खत्म करेंगे। यहाँ पे इंटरलॉक्स तो
पूरा क्लियर हो गया आई होप। अभी पैरामीटर्स देखते हैं और पैरामीटर में एक लाइन से चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, फर्नेस टेम्परेचर। यहाँ से सबसे पहले हम फ्लू गैस पाथ का ले लेते हैं, ठीक है। फ्लू गैस पाथ मैंने क्या क्या बताया था, एक बॉयलर पे क्या क्या सर्किट हो रहा है। एक हो रहा है हमारा वाटर स्टीम सर्किट, वाटर स्टीम सर्किट हो गया, इसको देखना है। दूसरा हो गया एयर फ्लू गैस सर्किट। सर एयर फ्लू गैस सर्किट का पूजा नहीं कर सकते, एयर फ्लू गैस, हाँ। तीसरा हो गया वाटर स्टीम हो गया, एयर फ्लू गैस हो गया, फ्यूल सर्किट हो गया, फ्यूल सर्किट हो गया। चौथा हो गया एशन, है ना। तो हम पहले इसको ले लेते हैं। वाटर सर्किट तो हमने किया है, तो कुछ समझ में भी आता है। एयर फ्लू गैस लेते हैं। तो हवा का लाइन देखते हैं अभी कि यार कहाँ से आ रहा है, क्या क्या हो रहा है एयर में। यार आ रहा है कहाँ से, एटमॉस्फेयर से आ रहा है, ठीक है। कौन ले रहा है, एफडी फैन ले रहा है। अब एफडी फैन खींच के इसको सक्शन नंबर खोल दोगे तो एफडी फैन खींचेगा और फिर देगा कहाँ पे, एयर प्रीहीटर पे। एयर प्रीहीटर के बाहर से वो मतलब शेल से हवा जाएगी और ट्यूब के अंदर मेरा फ्लू गैस रहेगा, है ना। इधर से अगर हम देखते हैं तो ये मेरा फ्लू गैस का लाइन, ये फ्लू गैस आ रहा है और ये फ्लू गैस जो है वो ट्यूब के अंदर से जा रहा है। ये ट्यूब के अंदर से फ्लू गैस निकल गया, है ना। और हवा जो है वो ट्यूब के बाहर से जा रहा है। तो ये शेल एंड ट्यूब अरेंजमेंट हो गया। और शेल एंड ट्यूब अरेंजमेंट में हमने क्या किया, हीट गेन कर लिया बाय द एयर, और उतना ही हीट आपका फ्लू गैस लूज करेगा, है ना। अब वो हीट जो है वो गर्म हवा जो है वो हवा गर्म हो गया और वो सीधा आया कहाँ पे, एफडी हेडर पे। एफडी हेडर से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपका एक लाइन जाएगा आपका एयर बॉक्स पे और एक लाइन जाएगा आपका पीए लाइन पे, पीएस के सेक्शन पे, और एक लाइन चला जाएगा आपका सेकेंडरी एयर पे यहाँ पे, है ना। तो ये तो हो गया। अब भाई हवा आया कैसे बॉयलर के अंदर, दो जगह से आ रहा है, तीन जगह से आ रहा है बॉयलर के अंदर। एक तो एयर बॉक्स से आ रहा है, दूसरा आपका पीए लाइन से भी एयर आ रहा है, पीए लाइन से हवा आ रहा है, और तीसरा आ रहा है आपका सेकेंडरी एयर लाइन से। तीन जगह से आपका एयर आके इंग्रेस हो रहा है। एफडी एयर जो है, एफडी एयर का काम का क्या है, पर्पस क्या है, फ्लूइडाइजेशन एंड कंबशन। तो एफडी हवा का जो हवा है वो क्या कर रहा है, फ्लूइडाइजेशन करा रहा है और कंबशन करा रहा है। यहाँ पे बॉयलर में बर्न, कोयला को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो सप्लाई कर रहा है। और कोयला बर्न करने का जो प्रोसीजर है, उड़ा रहा है वहां पे बेड मटेरियल को, उसका काम कर रहा है फ्लूइडाइजेशन। पीए का हवा क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ से कोयला को ट्रांसपोर्ट करके बॉयलर के अंदर लेके, फर्नेस के अंदर लेके आ रहा है। तो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ से भी काफी सारा हवा आपके बॉयलर के अंदर इंग्रेस हो रहा है। तो ये जितने सारे हवा यहाँ पे फर्नेस पे आए हैं वो सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो करेगा कंबशन में, है ना। एयर आया है तो ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन आया है तो कंट्रीब्यूशन हुआ है। जब वो जल गया, जलने के बाद क्या बनता है, फ्लू गैस बनता है। और फ्लू गैस में होता क्या है, फ्लू गैस में हॉट गैस होता है ना। फ्लू गैस में होता है गरम हवा और होता है आपका ऐश। अब यहाँ से समझना है ऐश को बढ़िया से। ऐश जो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे कोयला आया, कोल जल गया और जल के यहाँ से आपका फ्लू गैस निकल रहा है। फ्लू गैस के साथ गैस भी है और ऐश भी है। ये जो ऐश है, इस ऐश को हम बोलते हैं फ्लाई ऐश, क्योंकि उड़ रहा है ना। हवा के फ्लू गैस के साथ उड़ के जा रहा है फ्लाई ऐश। और एक यहाँ पे ऐश जमा होता है फर्नेस के नीचे बेड पे, उसको हम बोलते हैं क्या, बॉटम ऐश। बॉटम ऐश, हाँ। इसको हम बोलते हैं बॉटम ऐश। तो
फर्नेस पे जल रहा है तो कुछ एश तो नीचे गिरेगा, जो हैवी होगा नीचे गिर जाएगा, बेड मटेरियल के साथ ही जमा हो जाएगा जाके, उसको आप बोल रहे हो बॉटम एश। जो नहीं एग्जैक्टली क्या होता है, उसका साइज मोटा होता है और उसमें आपको अनबर्न कार्बन मिलते हैं बॉटम एश, क्योंकि वो कोयला ही है, जो मोटा साइज का कोल है वो फ्लूइडाइजेशन में पार्ट ही नहीं लिया, वो जाके नीचे जमा हो गया, है ना। तो बहुत कम परसेंटेज में होता है लेकिन होता तो है। तो ये हो गया आपका बॉटम एश। और जो फ्लाई एश है वो तो जलने के बाद राख बन गया और उड़ रहा है आपका हवा के साथ, उसको हम बोल रहे हैं फ्लाई एश, ठीक है। अब फ्लाई एश में भी क्या हो सकता है, अनबर्न कार्बन हो सकता है, यूबीसी। एलओआई देखना पड़ता है फ्लाई एश का, है ना, कि यूबीसी मतलब क्या है, अनबर्न कार्बन। जो कार्बन मेरा फर्नेस के अंदर जल सकता था लेकिन नहीं जला, फ्लाई के होके उड़ गया एश के साथ, वो कितना कार्बन है उसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, उस पर आएंगे हम बाद में। अब क्या है कि यहाँ से हवा आया, हवा आने के बाद यहाँ पे आग जली, आग जलने के बाद फ्लाई एश बना, फ्लू गैस बना, और वो फ्लू गैस इधर से उड़ गया। कहाँ से जा रहा है कि इकोनोमाइजर होते जा रहा है। तो इकोनोमाइजर का जो ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर होगा पानी और बाहर से जाएगा फ्लू गैस, है ना। और जब वो ऊपर से नीचे तरफ फ्लू गैस आ रहा है, इकोनोमाइजर के ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है फ्लू गैस, और जब आ रहा है तो यहाँ पे जो पॉल्यूशन हो रहा है ना उसका, तो यहाँ पे नीचे जमा होगा एश, नीचे जमा हो जाएगा एश। कौन सा एश जमा होगा, इकोनोमाइजर के नीचे जो एश मिलेगा वो कोर्स पार्टिकल होगा, मोटा मोटा पार्टिकल होगा, है ना। बाकी एश के मुकाबले इकोनोमाइजर के नीचे का जो एश मिलेगा वो एश क्या होगा, मोटा साइज का होगा, कोर्स पार्टिकल। ये सारी बातें ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं। आपके जो सीनियर से आप देखोगे जाके, एक बार इकोनोमाइजर का एश भी देखेगा हाथ लगा के, उसका कलर देखेगा, कलर देख के हमको पता चलता है कि इसमें यूवीसी कितना हो जाएगा, है ना। कि अगर बहुत ब्लैक टाइप का आ रहा है इसका मतलब कार्बन है, हाँ, पूरा सफेद टाइप का हो गया इसका मतलब कार्बन कम है। फिर हम एनालिसिस भी करते हैं, एश एनालिसिस भी करेंगे, है ना, करके हम लोग एफिशिएंसी वगैरह निकालते हैं, और ये हर रोज का काम। तो यहाँ पे कुछ एश जमा होंगे और फिर ये फ्लू गैस उड़ के जाएगा और एपीएच के ट्यूब के अंदर से जाएगा, बाहर से हवा आएगी, है ना। तो सारे के सारे क्या है, शेल एंड ट्यूब अरेंजमेंट हुआ, है ना। अब यहाँ पे एश, एपीएच के नीचे भी एश जमा होगा, फाइन एश, ये फाइन एश जमा होगा। अब ये फ्लू गैस आया, ईएसपी में क्या लगे हैं, प्लेट्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं ना, प्लेट्स लगे हुए हैं। अब इनके बीच में से जब जाएगा तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा, और जो फ्लू गैस है उसमें से जो गैस और एस है वो दोनों अलग हो जाएंगे। एश पार्टिकल्स जो है वो ये प्लेट के सरफेस पे कांटेक्ट पे लग जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ गैस जो है, वो गैस, हॉट गैस जो है वो निकल के जाएगा आईडी के तरफ, दोनों खामोश। तो आईडी फैन के तरफ से आईडी फैन जो खींचेगा वो क्या करेगा, सिर्फ गैस को निकालेगा, सारे एश मेरे ईएसपी प्लेट पे जमा हो जाएगा। यहाँ पे जमा होने के बाद हम ऊपर में क्या फिट करते हैं, रैपिंग सिस्टम फिट करते हैं, हैमरिंग करता है ना। तो ये प्लेट को झाड़ देगा, झाड़ने से वो जो एश है वो आके कहाँ जमा हो गया, वो फिर से ईएसपी के नीचे जमा हो गया। तो ईएसपी के नीचे जो एश मिलेगा आपको, वो एश होगा एकदम फाइन, है ना। यहाँ पे भी फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे और यहाँ पे मिलेंगे सबसे कोर्स पार्टिकल्स आपके इकोनोमाइजर के नीचे। ये 3 जगह पे मेरे एश जमा हो रहे हैं, 4 जगह पे, सॉरी। एक तो हो गया फर्नेस के अंदर बॉटम एश, और फ्लाई एश कहाँ कहाँ जमा हो रहा है, इकोनोमाइजर पे, एपीएच पे और ईएसपी के नीचे। आईडी क्या कर रहा है, फ्लू गैस को खींच के निकाल दे रहा है। तो यहाँ से जो निकल रहा है वहां पे एश चाहिए, वो गैस है, लेकिन हल्का फुल्का एश जाता है तो वो भी चिमनी के नीचे थोड़ा बहुत एश आपको मिलेगा, लेकिन उसको निकालना नहीं पड़ेगा, एकदम हल्का, अगर आपका ईएसपी सही ढंग से काम कर रहा है तो, है ना।
और ईएसपी को बाईपास करोगे तो ये गैस के साथ एश निकलेगा और एकदम काला होके पूरा आसपास का गांव को भर देगा। तो भाई ये जो समझे हम, बॉटम एश पे क्या मिलेगा, कोयले का टुकड़ा मिल जाएगा मेरे को। बॉटम एश जो है यहाँ पे एकदम प्योर कोल, मोटा मोटा कोल मिलेगा। अगर आप सीविंग करते हो तो देखोगे कि बहुत सारे कोयला आ रहे हैं, तो आपको कंसर्न होना है कि भाई मेरे बॉटम एश पे एश जमा हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना। तो हाँ इसका कारण क्या हो सकता है, बॉटम एश में अगर कोयला जमा हो रहा है तो उसमें अनबर्ड मींस कार्बन नहीं, अनबर्न कार्बन का सवाल ही नहीं। अनबर्न कार्बन, कोयला जमा हो रहा है तो अनबर्न कार्बन आएगा। मेरा कहना ये है कि बॉटम में जो एश जब डिपॉजिट हो रहा है, हाँ कोयला डिपॉजिट हो रहा है, उसका कारण क्या है? फ्यूल बर्निंग, क्या? इम्प्रॉपर एयर की वजह से अनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो वो नीचे तो थोड़ी ना आपका नीचे जाके जमा हो, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, मोनोऑक्साइड बनेगा। हाँ। गैस बन के निकल जाएगा, या फिर आपका ये क्या कहते हैं इसको, फ्लाई ऐश में चला जाना चाहिए। बेड मटेरियल के साथ वो नीचे बैठता है। हाँ, तो बॉटम ऐश तो नीचे बैठ रहा है ना, यहाँ पे क्यों हाँ। बैठेगा? यहाँ पे बैठने का एक कारण ये है कि आपका जो कोल का साइज है ना, वो साइज हाँ मोटा है। हाँ ओके बराबर। आपका क्रशर सही से काम नहीं कर रहा है, इंपेक्टर सही से काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। हाँ सर तो अगर बराबर। अगर आपका साइज प्रॉपर रहे कोल का, तो वो बॉटम में आपका एश डिपॉजिट होने का सवाल नहीं है। तो जैसे ही मैंने देखा कि मेरे बॉटम में एश आ रहे हैं, तो मेरे को ध्यान कहाँ पे देना है, बॉटम में नहीं देना है, मेरे को क्रशर पे ध्यान देना है। क्रशर कोल साइज बढ़ेगा। समझ में आया बात? तो कितना होना चाहिए एफबीसी बॉयलर पे, कोल का साइज क्या रखना चाहिए? कोयले का जो साइज होगा वो कितना तक रहता है एफबीसी बॉयलर? ये सारे सवाल इंटरव्यू के लिए जरूरी है, आपके काम के लिए जरूरी है, आपको जानना चाहिए। आप अगर बीओई एग्जाम के लिए जाते हो वहां पे भी जरूरी है ना। तो एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ बढ़िया से समझो, सीखो, लिख के रखो। वीडियो दे रहा हूँ, उसको बार बार रिपीट करके देखो, नोट्स बना लो, है ना, बहुत जरूरी है। तो ये जो बटम एश का मैं बताया, बटम एश का सॉरी पोल का जो बोल रहा हूँ कि पोल का साइज क्या होना चाहिए इस बॉयलर पे? -6 mm W, 6 mm, सॉरी 6 mm, -6 mm W, -6 mm ओके। 6 mm। तो यार -6 mm साइज कैसे हो सकता है बताओ? Sorry, एक क्वेश्चन है सर, -6 mm। हाँ बोलो अंशुमन। सर ने हम मेरा वही मतलब सोचा था -6 mm, हाँ -6 mm साइज कैसे हो सकता है? 6 mm हो सकता है। हाँ 6 mm हो सकता 6 है। mm हो सकता है, -6 mm कैसे होगा यार? थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्या हो सकता है? साइज कैसे रहेंगे वैसे? साइज आपका 6 mm ही है, लेकिन 6 mm से छोटा। जब हम बोलते हैं कि -6 mm साइज, इसका हाँ मतलब नीचे, उसके नीचे 6 हाँ mm से का नीचे। छोटा। आपका जो कोल कोल जो आपको मिलेगा जब आप कोल का एनालिसिस करते हो,
आपका जो कोल आता है, वो कोल का जब एनालिसिस करते हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसका साइज देखना पड़ता है कि कोयला जो आ रहा है वो क्या आएगा, लम्प्स में आएगा, मोटा मोटा टुकड़ा आएगा, आप इसको GC क्रशर में तोड़ोगे, या फिर जो आया है उसका क्या है साइजिंग, आप पहले से ही देखोगे कि ये कितना साइज का है, तो वहां पे जो रिपोर्ट आएगा ना कोल का, उसमें आप देखोगे कि साइज में लिखा हुआ है +6 mm, -6 mm, +3 mm और 2 mm, -3 mm, -1 mm। तो ये माइनस मतलब क्या है, माइनस का मतलब होता है कि 1 mm से कम। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि अलग अलग छलनी यूज करते हो, अलग अलग साइज के, 1 mm साइज के, और इसी से आप कोयला को गिराते हो कि कितना परसेंट, एक सैंपल ले लिया उसमें से कितना परसेंटेज पकड़ लो, जितना आपने सैंपल लिया उसका कितना आपका 1 mm का जो जाली है उसके नीचे पास हो रहा है, जो 6 mm के जाली से पास हो रहा है, उसी के हिसाब से रिपोर्ट प्रिपरेशन होता है। अब हमारा जो कंसर्न है वो है कि हमारा कोयला -6 mm रहे, है ना। -6 mm एक बहुत बड़ा रेंज है, क्योंकि इसमें आपको -3 mm भी मिलेगा, +3 mm मिलेगा, आपको -1 mm मिलेगा। तो क्या अच्छा है, क्या 1 mm से छोटा जो कोयला होगा एकदम पतला, वो अंदर जाएगा जल जाएगा, मोटा कोयला होगा जितना मोटा होगा वो नीचे बैठेगा। तो क्या है, कौन सा रेंज आपके लिए अच्छा है, मिलेगा तो आपको सब कुछ, आप जब कोयला को क्रश करोगे थोड़ा ही ना एकदम पर्टिकुलर शेप में कट सकते हो उसको, वो कुछ पाउडर हो जाएगा। -1 mm, -1 mm मतलब क्या है, पाउडर हो गया, है ना। और मोटा मोटा लम्प्स भी मिल रहा है 6 mm का। तो कौन सा साइज आपके लिए बेटर है? -1 to -3 mm। क्या -1 mm साइज अच्छा होता है FBC कोयला में? वो तो एकदम पतला होगा, पाउडर होगा। -3 to, आप क्या प्रेफर करोगे? मैनुअल में देखना पड़ेगा। नहीं, दिक्कत को समझो, हाँ, दिक्कत अगर को कम होगा, समझो। हाँ। ये फाइनेंस है आपका, तो ना तो मैनुअल खोलना है ना कुछ खोलना है, आपको सिर्फ टेक्निकल चीजें समझना है। यहाँ से हवा आ रहा है, ठीक है, और नीचे से ही आपका कोयला आ रहा है, इधर से आपका, इससे कोयला आ रहा है, इससे एयर आ रहा है, येलो वाला। अगर आपका कोयले का साइज मोटा होता है, तो कोयले का साइज अगर आपका मोटा होता है तो ये फ्लूइडाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो नीचे जाके बैठ जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बटम एज, ठीक है। और अगर कोयले का साइज तो फिर पतला कर दो यार, एकदम पतला फाइन्स कर देते, तो फाइन पार्टिकल क्या होगा, वो अंदर जाएगा और एयर के फ्लो के साथ वो निकल के चला जाएगा, उसको रिटेंशन टाइम नहीं मिलेगा प्रॉपर। बॉयलर के अंदर में रिटेंशन टाइम, जलने के लिए जितना टाइम जरूरी था उतना टाइम उसको नहीं मिल रहा है बॉयलर फर्नेस के अंदर। तो वो फाइन पार्टिकल उड़ के जाके क्या होगा, या तो सुपर हीटर जोन में जलेगा, यहाँ पे जलेगा, या फिर इकोनोमाइजर में जाके बर्न होगा। गर्म हो चुका है, उड़ते उड़ते बर्न होगा। बर्निंग प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आग है तो यहीं पे जलेगा, तो वो जल रहा है मतलब यहाँ पे आग है, तो या तो इकोनोमाइजर का टेम्परेचर बढ़ा देगा या सुपर हीटर का टेम्परेचर बहुत बढ़ा देगा, फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होगा। तो इसी फाइन पार्टिकल्स को रोकने के लिए आप क्या करते हो, आप ऊपर से सेकेंडरी एयर लाइन लगाते हो। ओके। इसी फाइन पार्टिकल्स को, क्योंकि फाइन्स को आप अवॉइड नहीं कर सकोगे, अब कितना भी अच्छा कोल ले लो आपको 50% से ऊपर फाइन्स मिलना है। तो ये जो फाइन्स है वो तो उड़ के चला जाता है, इतना वॉल्यूम में घुसता है और फिर उड़ के पूरा का पूरा कंबशन नहीं हो रहा है फर्नेस के अंदर। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से सेकेंडरी एयरलाइन देते हैं ताकि ये उड़ के ऊपर जाए, इधर से हवा मारे, ये फिर से नीचे यहाँ पे घूम जाए।
तो थोड़ा सा उसका रिटेंशन टाइम हम बढ़ा रहे हैं फाइन पार्टिकल्स का, है ना। हाँ तो सर। तो मेरा फ्लाई ऐश पे अब मेरे को ये वाला नेक्स्ट क्लास करते हैं कि ऐश एनालिसिस करेंगे पूरा कि फ्लाई ऐश फ्लू गैस जो है, फ्लू गैस में मेरे को देखना है कि फ्लाई ऐश कितना जा रहा है और फ्लाई ऐश में अनबर्न कार्बन कितना जा रहा है। तो फ्लाई ऐश तो जाए लेकिन उसमें अनबर्न कार्बन ना हो। और अब क्या है कि अनबर्न कार्बन भी नहीं है, फ्लाई ऐश एकदम प्योर है, अनबर्न कार्बन नहीं है, इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपका बॉयलर बड़ा सही चल रहा है। हो सकता है कि आपका जो गैस है उसमें सीओ का लेवल ज्यादा हो। तो यहाँ पे ड्राई लॉस क्या क्या हो रहा है, या तो फ्लाई ऐश लॉस हो रहा है जो अनबर्न कार्बन के हिसाब से आपको दिखेगा, या तो फ्लू गैस लॉस हो रहा है, हॉट गैस लॉस हो रहा है जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन के हाफ कंबशन पे चला जा रहा है। तो हीट मेरा वैसे भी लॉस हो रहा है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे बटम एज पे लॉस हो रहा है जहाँ पे आपका एज मोटा मोटा पार्टिकल की वजह से बैठ जा रहा है। तो हमको इंश्योर ये रखना है कि मेरा जो साइज हो वो -6 mm रहे, 6 mm से छोटा रहे, और जितना हो सके फाइंस ना हो, फाइंस कम हो। फाइंस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है कि अकेला फाइंस क्या करेगा अगर पूरा ड्राई है, फाइंस दोनों तरफ से फाइंस बड़ा गड़बड़ करता है। ठीक है, पकड़ लो फाइंस अगर आपका मॉइस्चर मिल गया, फाइंस मॉइस्चर पकड़ेगा, और अगर मॉइस्चर और फाइंस दोनों एक साथ मिल गए ना तो सोने पे सुहागा, वो क्या करेगा यहाँ पे जाके पकड़ लेगा, पीए लाइन को चोक करेगा, पीए लाइन के बॉडी पे चिपक जाएगा। लम्स होगा 6 mm का, 4 mm का, 3 mm का, तो वो चिपकेगा नहीं, है ना, वो तो मार मार के निकल जाएगा मोटा मोटा होगा तो। लेकिन फाइंस होगा तो क्या होगा, वो परत बना देगा और फिर धीरे धीरे यहाँ पे पूरा चोकिंग करता रहेगा। समझ में आया। और अगर फाइंस में मॉइस्चर होगा तो क्या कर रहा है, पीए लाइन पे के बगल पे बैठ जा रहा है, बॉडी पे सरफेस पे लग जा रहा है, वहां पे क्या करना है, हैमरिंग कर करके चलाना है आपको। और अगर फाइंस मेरा पूरा ड्राई है, मॉइस्चर फ्री है, एकदम से ड्राई है, तो क्या दिक्कत कर रहा है, ये अंदर घुस रहा है और एकदम सीधा ये निकल जा रहा है, रिटेंशन टाइम ही नहीं मिल रहा है, और जाके सुपर हीटर जोन में चल रहा है या फिर इकोनोमाइजर में चला जा रहा है, अनबर्न बढ़ा रहा है मेरा। समझ रहे हो। तो फाइंस दोनों तरफ से मेरे लिए खतरा है, और उससे निपटने का कोई तरीका भी नहीं है। आपका इंपेक्टर सही करो ताकि वो बहुत ज्यादा फाइंस ना बनाए, या तो इंपेक्टर होगा या फिर क्रशर होगा, कोई एक होगा, है ना। तो क्रशर है, इंपेक्टर है, उसमें देखो कि फाइंस का कम जनरेट कर सकते हो क्या, एक नंबर चीज। दूसरा, कोयला का क्वालिटी तो आपके हाथ में नहीं होगा, वो तो परचेज जो कर रहा है वो ही लाके डाल दे रहा है आपको। तो आपके हाथ में है कि आप इंपेक्टर को थोड़ा सा देख सकते हो कि इससे फाइंस को कम करे, साइज मोटा रख सके। और फिर आपका जो ये रहेगा, आपका स्ट्रेनर रहेगा, वहां पे माइक्रोफीटर रहेगा, वहां पे आप चेकिंग करो ताकि 6 mm से ऊपर का वाला कोयला ना आए। और फिर अगर फाइंस आ रहा है तो फिर आपको ध्यान में रखना है कि आपको एश एनालिसिस करके आपको ध्यान में रखना है कि आपका ये सेकेंडरी ईआर का जो लाइन है उसको ट्रायल एंड एरर मेथड पे आपको एडजस्ट करना है कि कितने पे करने से मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रहा है। और ये एक दिन में नहीं होगा कि आज मैंने आधा घंटा के लिए इधर चेंज किया डंपर, यहाँ पे सेकेंडरी डंपर पे आपको देखेगा मैनुअल डंपर होता है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो आपने एडजस्ट किया और उससे हवा आ रहा है और टर्बुलेंस आपने क्रिएट किया, और अगले ही दिन आप रिपोर्ट मांग रहे हो कि क्या हुआ भाई देखते हैं। आप अगर एडजस्ट करते हो सेकेंडरी डंपर तो उसी सेटिंग पे आप कम से कम 1 हफ्ता चलाओ, और 1 हफ्ते का रिपोर्ट को लेके एनालिसिस करो, तब जाके आपको कुछ एक रिजल्ट मिलेगा बॉयलर। अदरवाइज एक दिन में 24 घंटे में आपको पता नहीं चलने वाला है कि क्या हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गया घट गया, ऐसा नहीं है। डेली करो, 1 हफ्ते में एक पर्टिकुलर सेटिंग पे रख के देखे कि क्या हो रहा है, और उसी टाइप का कोयला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारे पैरामीटर से एक साथ देखना पड़ेगा कि कोयले का क्वालिटी तो चेंज नहीं हुआ इस दौरान, अगर फाइंस का परसेंटेज तो चेंज नहीं हुआ इस दौरान, तो आपको कोल एनालिसिस भी करना है, साइमल्टेनियसली डंपर एडजस्ट करना है, रिपोर्ट एनालिसिस करना है, और देखना है कि बॉयलर मेरा कैसे चल रहा है और एफिशिएंसी इसका कैसे बढ़ा सकते हैं।
है ना। ओके सेकेंडरी एयर कितना स्टार्ट हुआ लगा? क्या चीज? सेकेंडरी यार को खोलने का एक ही कारण है कि टर्बुलेंस को बढ़ाना है मेरे को फर्नेस के अंदर, और ये तभी करना है जब यहाँ पे अनबर्न कार्बन मेरा बढ़ रहा है फ्लाई ऐश पे। कि फ्लाई ऐश पे अनबर्न कार्बन बढ़ रहा है, इसका मतलब ऐश के साथ कुछ कार्बन पार्टिकल जो कोयले का फाइन से वो बिना जले हुए ऊपर से निकल जा रहा है। तो उसको निकलने नहीं देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहां पे फर्नेस के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं। टर्बुलेंस क्रिएट करने से होता क्या है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा है, उस कोयले को रिटेंशन टाइम मिल जा रहा है जलने के लिए, प्रॉपर कंबशन होने के लिए जो टाइम चाहिए उसको उतना टाइम मिल जा रहा है। और आप अगर प्रॉपर फ्लो रखते हो, अगर आप ऑक्सीजन प्रॉपर रखते हो फर्नेस के अंदर, तो आपका ये जलना चाहिए। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करें कि एक्सेस ईआर जो है वो कितना परसेंट रखना चाहिए, एक्सेस ईआर एग्जैक्टली क्यों रखना चाहिए, क्यों सफिशिएंट ईआर में क्यों नहीं चला सकते हैं हम लोग, है ना। तो एक्सेस ईआर का बहुत सारी बातें हैं, एक्चुअली इतना छोटा चीजें है नहीं। হয় अनबर्न्ड को देखने का एक ही तरीका है, आपको ऐश एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कोल का भी एनालिसिस करते हैं और ऐश का भी एनालिसिस करते हैं। ऐश में आपको देखना है कि भाई इसमें यूबीसी कितना है, मतलब अनबर्न्ड कार्बन, इसी से आपको केमिस्ट निकाल के देगा एलओआई कितना है, लॉस ऑफ इग्निशन कितना हो गया। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐश का भी जीसीबी देखेंगे, है ना, ऐश का भी जीसीबी देखेंगे कि ऐश जो है उसमें जीसीबी कितना निकल गया, मेरा कैलोरीफिक वैल्यू कितना निकल गया, ठीक है। तो वो सारी बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं और बताएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगा। और ऐसा नहीं है, देखो एक बात तो आप लोग फैसला करके मेरे को बताओ कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो मेरे साथ कि शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो। क्यों उसी हिसाब से दिनेश को भी बोल दूं, उसी हिसाब से मैं अपना स्ट्रेटेजी सेट करूंगा, ठीक है। ओके दो तरीका होता है, एक तो मैं जैसे आपको सर्किट दिखा रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक तरीका होता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म पे हो, तो मैं बेसिक से शुरू करूंगा, जैसे कोयले का कोल से शुरू करूंगा, कोल का जीसीबी बताऊंगा, उसका प्रेशर बताऊंगा, उसके क्या क्या कैटेगरी होते हैं वहां से शुरू करेंगे और फिर सिस्टमेटिक अप्रोच करेंगे। इसमें आपका बॉयलर भी आ जाएगा, टरबाइन भी आ जाएगा, इसमें पूरा का पूरा पावर प्लांट आ जाएगा, है ना, पूरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस साइमल्टेनियसली। हम उससे पहले ये देखेंगे, जैसे अभी जो आपको दिखाया कि वो आरपीसी होता है, पीसी होता है, तो उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट से आपको इंस्ट्रूमेंट में काम करना नहीं है, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट का एक नॉलेज चाहिए ताकि आप क्या हो वहां पे जो हो रहा है उस चीज को बढ़िया से समझ सको, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि जब मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्टर लेवल लो है और लो हुआ नहीं है एक्चुअली में, बट लो दिखा रहा है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। आप बोल रहे हो यार वो तो इंस्ट्रूमेंट का काम है, वो इंस्ट्रूमेंट वाला समझ लेगा। लेकिन अगर आप खुद समझ जाओ उस चीज को तो कितना बेटर रहे, कितना बेटर रहे। आप सोचो क्या जो इंस्ट्रूमेंट का लड़का है उसको भी आप गाइड कर सकते हो, क्या एक काम करो तुम अपना स्विच तो चेक कर लो, स्विच चेक कर लिया तो जो सीनियर होते हैं, जो प्लांट हेड होते हैं, है ना, या फिर जो बहुत एक्सपीरियंस लेके शिफ्टिंग चार्ज बैठे हुए हैं, तो उनका देखना, वो इलेक्ट्रिकल का लड़का को भी कुछ ज्ञान दे रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट के लड़के को भी ज्ञान दे रहा है, वो ऑपरेशन के लड़के को भी ज्ञान दे रहा है, उसके पास ज्ञान बहुत है, क्योंकि वो इतना दिन करते करते वो थोड़ा बहुत हर एक चीज सीख गया है। या तो आप उतना साल अपना वेस्ट करो और फिर जाके वो सारा चीज सीखो, या फिर मेरे को 4 महीना दो और मैं सारा चीज आपको क्लियर करके दे। फैसला आपके हाथ में है ना, कि आप मेरे साथ अगर बोलते हो कि सर हम लॉन्ग टर्म पे है, डिसाइड कर लो, मैं उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट करता हूँ जैसे मैं कराता हूँ जॉब जिम। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, स्क्रीन तो शेयर्ड है, इसका सिलेबस देखो पहले तब आपको समझ स्क्रीन। अच्छा स्क्रीन इसका सिलेबस को देखो और फिर समझना कि ये कोर्स ऐसे ही डिजाइन नहीं किया है, ये कोर्स बहुत 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 ज्यादा सोच के और सिस्टमेटिकली डिजाइन किया है ताकि एक फ्रेश लड़का जिसने कभी प्लांट फील्ड देखा नहीं है वो जाके एक्सपर्ट बन सके, जिसको जॉब जिम हम बोलते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल का बताते हैं
मैकेनिकल में स्टीम टरबाइन ऑपरेशन, AFPC बॉयलर, वाटर ट्रीटमेंट ऑपरेशन, कंट्रोल रूम ऑपरेशन, थर्मल पावर प्लांट ऑपरेशन एंड स्किल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें चाहिए मल्टी फेसेटेड होने के लिए। और जैसे पावर प्लांट कंट्रोल एंड प्रोसेस कंट्रोल में देखो, डिफाइंड टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स इसी पे फोकस रहेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट, एश हैंडलिंग प्लांट, स्टीम टरबाइन कंट्रोल, उसका इंटरलॉक्स एंड प्रोटेक्शन, AFPC बॉयलर का इंटरलॉक्स प्रोटेक्शन, P&I डायग्राम, डाटा कलेक्शन और लॉगबुक में एंट्री कैसे करना है, रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, ये पार्ट हो गया आपका प्रोसेस रिलेटेड। उसके बाद स्टीम टरबाइन का पार्ट देखो, स्टीम टरबाइन में टरबाइन का ओवरव्यू, कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन, आपके टरबाइन के ऑक्सिलरीज, उसके फंक्शंस, ऑपरेशन, सारे ऑक्सिलरीज के, स्टीम वाटर सर्किट, PRDS सर्किट, ऑयल सर्किट, कूलिंग वाटर सर्किट, कितने सारे सर्किट्स है टरबाइन के। फिर टरबाइन के सारे पैरामीटर्स, टर्बोवाइजरी सिस्टम, हॉट एंड कोल्ड स्टार्टअप, आप टरबाइन को रोलिंग करते हो तो कैसे रोलिंग करना है ना, टरबाइन प्रोटेक्शन समझेंगे, HMBD हीट मास बैलेंस डायग्राम समझेंगे, सेफ ऑपरेशन प्रैक्टिस, कंट्रोल रूम ऑपरेशन, फील्ड एंड DCS ऑपरेशन, लॉजिक इंटरलॉक, सेक्शन टू बी टेकन, केस स्टडी, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सारे अगर एक बार आप समझ जाओगे, सीख जाओगे, आपको जिंदगी में फिर कभी दिक्कत आने वाला नहीं। बॉयलर में भी उसी तरीके से जाएंगे तो पार्ट वाइज आप देखोगे सारे के सारे सर्किट, इसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। इसमें और डेप्थ में जाना है, जैसे आपका बेड मटेरियल होता क्या है, बेड मटेरियल का फ्यूजन टेम्परेचर बताइए, उसका साइज क्या रखना है बेड मटेरियल का, है ना, कहाँ से मिलता है, तो सेफ ऑपरेशन प्रैक्टिस। तो बॉयलर का भी उसी तरीके से, फिर हमको बॉयलर का एफिशिएंसी परफॉर्मेंस टेस्ट देखना है, एनालिसिस देखना है बॉयलर का, है ना। और इसी के साथ मैकेनिकल का जो एडिशनल रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन पे, जो मैं बोल रहा था कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन बहुत जरूरी है। ऐसे तो सारे लोग काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर कॉन्सेप्ट का बात करते हैं ना तो बहुत कम मिलते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, ये चीज क्या करेगा, ये आपके कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे भी मदद करेगा। आपको इंजीनियरिंग का इन एंड आउट पता होगा, फिर कभी भी आप कोई किताब खोलते हो ना तो वो किताब पढ़ने में मजा आएगा। आज अगर आप इंजीनियरिंग का किताब खोलते हो, मैं जानता हूँ कि 2 पेज पढ़ने के बाद आपको बोर लगता है और समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली क्या होता है कि समझ में नहीं आता। अगर समझ में आए तो आप पढ़ सकते हो, आप जो साइकिल एनालिसिस करते हो, ये सब बनाते हो, तो समझ में नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में वो थर्मल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स लेंगे कि भाई पकड़ लो आपका क्या कहते हैं इसको, जितने सारे थर्मोडायनामिक साइकिल्स है, ये है वो है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी। फिर हीट ट्रांसफर समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस पैरामीटर्स, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, हीट ट्रांसफर का फंडा, आपका जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल, कंबशन केमिस्ट्री, कैलोरी वैल्यूज मेजरमेंट, फ्लू गैस रिएक्शन, फ्लू गैस एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट एनालिसिस, रिकमेंडेड वाटर पैरामीटर्स को तो करा दिया। तो ये सारी बातें जब करेंगे ना, सारा का सारा ज्ञान होगा, तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ अब मैं एक अच्छा खिलाड़ी बन चुका हूँ, एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। अदरवाइज क्या होगा ना, आप एक तरफ से इधर से गाली खाओगे, दूसरी तरफ गाली बकोगे और उसी में जिंदगी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, प्रमोशन भी होगा, है ना, पैसा भी मिलेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जॉब जिम में का जो सबसे खास बात होता है वो होता है आपका एटीट्यूड बिल्डिंग सेशन। इसमें हम लोग आपका फोकसिंग ऑन फोकस रहेगा कि आपको आपका जो फोकस है, आपका जो गोल सेट है, उस पे कैसे स्टिक होके बैठना है। फोकस सब लोग बनाते हैं, हर रोज बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हर रोज हमारा फोकस से हट जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं, जो हमको डिस्टर्ब करती है। तो हम लोग वहां पे कैसे अपने आप को फोकस पे रखें, और जो एनवायरनमेंट है, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है चारों तरफ, वहां पे कैसे पॉजिटिव होके हम अपने दिमाग को ठंडा रखें और प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर ध्यान लगाएं। क्या ये मुमकिन है? तो वो सारी बातें हम वहां पे सीखते हैं। क्वालिटी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सेफ्टी एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर बात होता है। तो बहुत कुछ है, उसको मिस मत करो, मैं यही कहूंगा। एनरोल करो और फिर देखो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है लाइफ। सर लॉन्ग टर्म कोर्स अपने को सब इंक्लूड किया। हाँ सर लॉन्ग टर्म कोर्स में ये सब इंक्लूड रहेगा।
लॉकडाउन, लॉन्ग टर्म हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म जो है वही जॉब जिम है, ठीक है, और उसी में सारा चीज मिला हुआ है। आज तक ना जाने यहाँ पे जितने सारे चेहरे देख रहे हो ना, ये सारे फ्रेश इंजीनियर्स है, सारे के सारे। और यहाँ पे तो चलो इस पेज में कितने दे सकते हैं, इतने सारे, इतने हैं कि मैं यहाँ पे। है क्या? कौन शंकुराज है क्या? हाँ, शंकुराज मेरा ही स्टूडेंट है। शंकुराज 2014 में पास आउट है शायद से जेईसी से। शंकुराज और उसके साथ, शंकुराज के साथ का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं। शंकुराज का बैच में उसके साथ थे मेरे पास मैकेनिकल के 3 बंदे, ठीक है। शंकुराज था मैकेनिकल का, और मानवेंद्र था, और एक तो लड़का था, कौन मैं भूल रहा हूँ। और मेरे पास उस बैच पे थे टोटल 9 या 10 लड़के थे, ठीक है। हाँ 10 थे, एक लड़की थी एमिली, और 9 लड़के थे। एक रिक्वायरमेंट आया 1+ एक्सपीरियंस बोल के, यहीं पे बगल में बनियाड पे एक प्लांट है, वहां से आया कि हम लोगों को 3 मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस मिनिमम 2 to 4 years, इस टाइप का कुछ रिक्वायरमेंट आया। ये लोग तब तक रेडी हो चुके थे, तो मैंने बोला एक काम करो यार, तुम लोग जाके इंटरव्यू दे दो, मैं अरेंज करता हूँ, मैं बायोडाटा भेज देता हूँ, और आप लोग जाओ जाके इंटरव्यू अटेंड करो। वॉक इन था, तो ये लोग बोला सर यहाँ पे 2 to 4 years एक्सपीरियंस बोल रहा है, शंकुराज भी था वहां पे, तो हमको क्यों अलाउ करेगा। मैं बोला यार कुछ बताओ मत, बायोडाटा भी सेंड नहीं करना, आप चले जाओ वहां पे, मैं बोल दूंगा, और जाके इंटरव्यू पैनल पे बैठो। बोला कि सर हमको तो निकाल देगा, वो पहले ही 2 साल का एक्सपीरियंस तो उसको चाहिए। मतलब यार तुम बताओ मत ना उसको कि आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, इंटरव्यू पे बैठ जाओ। बोला और अगर इंटरव्यू ना लिया तो बोल देना, जो भी बैठा होगा बंदा उसको जाके सिर्फ इतना बोलना कि सर यहाँ तक तो आ गए हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट बात करते हैं टेक्निकली, और आपको जॉब देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपना जो ज्ञान है मैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लूंगा कि आपके जैसा आदमी से अगर मैं 5 मिनट बात कर लेता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। इस टाइप से उनको बोलना कि सर आप टेक्निकली इतने ऊपर हो, तो हम थोड़ा सा जान लेंगे कि हमारा लेवल क्या है आज के डेट पे, हम कितना जानते हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल बात करना चाहता हूँ आपसे, ये मौका, उतना ही बोलना है। हाँ ये था सुशोभन था उसमें, दिस गाय, ठीक है, सुशोभन था, ये शंकु था, और कोई था। तो ये लोग गए वहां पे, 3 लड़का चाहिए मैकेनिकल का जो एडवर्टाइजमेंट था, मैंने वहां पे अपना 9 लड़का भेजा, 3 मैकेनिकल का और 6 इंस्ट्रूमेंट का। ये लोग तो जाना ही नहीं चाहते थे, दिस वन विकास, दिस वन नीतीश, ये लोग नहीं सर कहाँ, हमारा तो एडवर्टाइजमेंट ही नहीं। मैं जबरदस्ती भेज दिया, मैं बोला जाओ, और सेम टू सेम डायलॉग मारना कि जो भी बैठा होगा वो तुमको खाने के लिए नहीं बैठा है वहां पे, इंसान ये बैठा है ना, जीएम होगा, बीपी होगा, कोई भी होगा, आदमी होगा ना, उसको जाके रूम पे घुस जाओ और बोलो कि सर यहाँ तक आ गए हैं, पूरा दिन बैठ के इंतजार कर रहे हैं, आपका 2 मिनट लॉस होगा, आप सिर्फ थोड़ा सा बात कर लो, हमको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हम कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम भी समझ जाएंगे कि हमारा लेवल क्या है, हमको जॉब देने की जरूरत नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टोटल 3 या 4 लेयर में वो इंटरव्यू हुआ, रिटर्न हुआ, 2-3 बार इंटरव्यू प्रोसेस चला, बहुत सारे एक्सपीरियंस लड़के आए उस इंटरव्यू पे, जगह जगह से 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस। वहां पे 3 मैकेनिकल का जो पोस्ट था वो तीनों का तीनों हमारा लड़का था, और एडिशनल ये विकास और शायद से नीतीश था, आई थिंक, ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया, नहीं सुशोभन, नीतीश और विकास, इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया एक्स्ट्रा, कि जो पोस्ट नहीं था वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन का, ये लोग तो इंस्ट्रूमेंट का था, उसका कोई वैकेंसी नहीं था, इनसे बात किया और सिलेक्ट कर लिया इन लोगों को। तो ये लोग आके बोल रहे हैं कि सर क्या है, समझ में नहीं आया कि वैकेंसी 3 का निकलता है, हमको 5 को सिलेक्ट कर लेता है इंटरव्यू, क्योंकि यार लोगों को चाहिए, जो प्लांट चला रहा है उसको क्वालिटी इंजीनियर्स चाहिए, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जिसके पास नॉलेज हो। ये लोग जब बात किया, इस टाइप से समझा के दिया चीजों को कि हर एक चीज का उनको पता है, ज्ञान है,
तो जो इंटरव्यूअर है उसको समझ में ही नहीं आया कि ये लोग एक्सपीरियंस है कि फ्रेश इंजीनियर है, क्योंकि इन जनरल इंडिया में हम जब फ्रेश इंजीनियर बोलते हैं ना तो हम पकड़ते हैं इसका टेक्निकल नॉलेज तो जीरो है, किसी भी प्लांट में चले जाओ, इसका स्किल जो है स्किल जीरो है। हम देखते हैं कि बंदे में एटीट्यूड है कि नहीं है, कि क्या वो काम सीख सकता है, क्या वो टीम में काम कर सकता है, वो एटीट्यूड देख के हम सिलेक्शन करते हैं। पूरा इंडिया का मैं बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में हम जब इंजीनियर्स रिक्रूट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में तो हम उस बंदे का एटीट्यूड देखते हैं, उसका नॉलेज नहीं देखते हैं, क्योंकि नॉलेज हमको पता है कि सबका बराबर है, जीरो है, किसी को कुछ पता नहीं है। वो पास करके आ गया, किसी का परसेंटेज हाई होगा, किसी का परसेंटेज लो होगा, और सही बताऊं तो जिसका परसेंटेज बहुत अच्छा है ना, वो हमारे जैसे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसके लिए और ज्यादा खराब होता है। जिसका परसेंटेज थोड़ा लो है वो हमारा जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, उसके लिए वो बेटर ह्यूमन रिसोर्स होता है, क्योंकि वो काम में ज्यादा मन लगाता है, वो ध्यान देता है, सीखता चाहता है। जिसका पास बहुत सारा डिग्री है ना, वो आज इंडस्ट्री में घुसेगा, कल वो गेट देगा, कुछ देगा, वो पीएससी उसका तैयारी करेगा, तो प्राइवेट इंडस्ट्री में उसका थोड़ा जगह कम होता है, उसको रिक्रूट भी कम करता है। देखो मीडियोकर स्टूडेंट्स जो होते हैं उसका रिक्रूटमेंट ज्यादा होता है प्राइवेट इंडस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि वो रिटेन कर सकता है, सीख सकता है, एटीट्यूड देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये कोर्स हमने डिजाइन किया, हमने उसी हिसाब से डिजाइन किया कि यार क्या चाहिए एग्जैक्टली एक इंडस्ट्री को, और एक लड़के को क्या क्या चीज जानना चाहिए, वो हर एक चीज उसको जानना चाहिए जिसके चलते वो एक एक्सपीरियंस इंजीनियर बन सके। तो हमने ये एनालिसिस किया कि हम जब काम करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि हम काम कर सकते हैं, तो वो फ्रेश इंजीनियर क्यों ऐसा नहीं सोच सकता है। इसका मतलब उसका जो प्रोग्रामिंग हुआ है ना दिमाग में, वहां पे प्रॉब्लम है, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने का काम करता है, कि चीजों को देखने का नजरिया को चेंज करना जरूरी है। अगर नजरिया चेंज नहीं होगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे गलती कर रहे हो। समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। इन जनरल फ्रेश इंजीनियर इतने सारे निकलते हैं, आप देखोगे उस पे एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, और उसको लगता है कि वो एटीट्यूड है, एग्जैक्टली वो एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड तब होता है जब आपका काम और आपका एटीट्यूड दोनों मैच करे। अगर आप काम जानते हो और जब आप काम जान जाओगे ना तो आपका एटीट्यूड रहेगा ही नहीं। वो एटीट्यूड बोलो या फिर उसको ईगो बोलो, वो चीज रहेगा नहीं। जब आप जानते हो तो फिर आप एकदम डाउन टू अर्थ हो जाओगे, और आपको फर्क भी नहीं पड़ता है ना कि कब फर्क पड़ता है, जब आपको लोग रिकॉग्नाइज क्या कहते हैं इसको, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तब आपको फर्क पड़ता है, और आप चाहते हो कि मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिले वहां पे, है ना, कि लोगों के सामने मैं किसी तरीके से अपने आप को प्रूफ करूं। लेकिन अगर आप सही में एक चीज बन जाते हो, आपके पास नॉलेज है, आप पकड़ लो आज आप यू आर द CEO ऑफ ऑयल इंडिया, ठीक है, डायरेक्टर लेवल पे हो कहीं पे, तो वहां पे थोड़ा ही ना आप अपना एटीट्यूड लेके चलोगे। वहां पे आपके पास काम का ही इतना प्रेशर है और आपके दिमाग में काम ही इतना घूम रहा है कि आप कहीं पे बैठ रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको दिखाने का जगह ही नहीं है, क्योंकि आप बन चुके हो। वो बंदा नहीं दिखाएगा ना। लेकिन जो नहीं बना है, जिसको अभी तक जॉब नहीं मिला है, वो दिखाएगा अपने आप को, वो दिखाने की कोशिश करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो भाई आपको जॉब क्या मिलेगा, लाइफ में सक्सेस कहाँ पे जाके मिलेगी, कहाँ पे जाके सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन एक चीज जरूर जानता हूँ कि जिंदगी में ना, ये पूरा का पूरा जिंदगी में एक ही चीज ऐसा है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, और वो है प्रॉपर नॉलेज, ज्ञान। वो आपको धोखा नहीं देगा। बाकी कोई भी ऐसा चीज नहीं मिलेगा आपको जो आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगा। और जितना ज्ञान हम लोग, क्यों किसी को जो हम लोग ये करते हैं, एडमायर करते हैं, या फिर जिसको वैल्यू देते हैं ना सोसाइटी में, हम क्यों वैल्यू देते हैं? क्या उसके पैसों की वजह से वैल्यू देते हैं? नहीं, हमको लगता है कि उस बंदे में ऐसा कुछ क्वालिटी है, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं जिसके पास पैसा है। क्योंकि अगर हम सिर्फ पैसों को वैल्यू देते ना, तो विजय माल्या हमारा आइडल होता। यस सर। विजय माल्या, अभी फिलहाल एक बंदा, बहुत पैसा वाला बंदे का चर्चा चल रहा है, राज कुंद्रा।
है ना? यस यस शिल्पा शेट्टी, तो उसके पास बहुत पैसा है, तो हम उसको हीरो बना के रखते हैं ना, यार पैसा तो कमाया है। तो पैसा अल्टीमेट नहीं होता है। नीरव मोदी, पैसा अल्टीमेट नहीं होता है, उनके पास पैसों की कमी है क्या? पूरा मार्केट ठग के चला गया, लेकिन वो चोर की तरह भाग गया ना। सो एक ही चीज है जिसको, क्योंकि जब हम दूर से पैसा देखते हैं बंदे के पास और वो कुछ काम कर रहा है, तो हमको लगता है कि वो उसने मेहनत से ये चीज कमाया होगा। हम इस बात को एडमायर करते हैं कि उसका जो तरीका रहा होगा, उसने कुछ किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा और स्ट्रेटेजी लगाया होगा, ज्ञान उसके पास भरपूर होगा, उस चीज को एडमायर करते हैं। तो पैसा रहे ना रहे, अगर आपके पास ज्ञान है और अगर आप ज्ञान का सही इस्तेमाल कर सकते हो, समझना बात को। लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, है ना, लेकिन नॉलेज पावर नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज पावर। ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन उस ज्ञान को अगर आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना, तब वो पावर बनता है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो तो उस ज्ञान का मतलब क्या वैल्यू है, वो तो फंडा हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जो भी ज्ञान, देखना हमारे क्या दिक्कत हो रहा है कि हम लोग जो स्टार्ट किए थे स्कूल लेवल से और ज्ञान हासिल करते रहे, हर फेज पे ज्ञान ही तो लिए और क्या लिए। तो पढ़ते एक स्टेज पे आके जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे इंडिया में जो बोल रहे हैं यार इंजीनियरिंग करके बेकार हो गया जिंदगी। लेकिन एक बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि क्या हम जो इंजीनियरिंग पढ़े हैं, क्या हमने इंजीनियरिंग सही ढंग से सीखा है, और अगर नहीं सीखा है तो क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सीख लिए तो क्या वो इंजीनियरिंग इंप्लीमेंट कर पाए हैं अपने लाइफ में। क्योंकि जिस दिन आप इंजीनियरिंग इंप्लीमेंट कर लोगे और सीख जाओगे, तभी इंप्लीमेंट करोगे, उस दिन आपको थोड़े ना किसी का कोई जाएगा कि मेरे को 5,000 का जॉब दे दो, उसके लिए उसको बुला के जॉब देगा लोग। और अगर जॉब नहीं भी मिलता है तो फिर वो अपने से कुछ ना कुछ करेगा और सोसाइटी में एड ऑन होगा। समझ रहे हो? तो जो भी पढ़े हैं उस पढ़ाई को ना इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। हमने बचपन में पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग में, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, एंड हमने ये भी पढ़ा था ऑनेस्टी, मोरालिटी, परसेप्शन। आज के डेट पे वो सब गायब हो गया है। जब हम डिग्री करके निकले, इंजीनियरिंग करके निकले, तो एक चीज जानते हैं यार, किसको कैसे मार के कैसे करके निकलना है, अपना एक बन जाना चाहिए, वो नहीं है। तो जो ज्ञान हासिल करके हम यहाँ तक आए थे, अगर वो ज्ञान मेरे साथ रिटेन नहीं करता है, इसका मतलब मेरे को वो सर्टिफिकेट रखने का भी हक नहीं है कि नहीं? चलो और बातें करेंगे। यही सारी बातें होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है जिंदगी में, कि हमारा नजरिया बदलता है। चेंजेस कहाँ पे करना है? चेंजेस अपने नजरिए पे, अपने परसेप्शन पे। क्योंकि आप जो देखते हो दुनिया, वैसा नहीं है दुनिया। जो दिखता है वो नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। ऐसा क्यों दिखता है वो भी समझ में आएगा धीरे धीरे करके, कि जो भी आप देखते हो ना चारों तरफ, इंजीनियर हो, थोड़ा सा मैं बता दूं, समझ में आएगा कि जितना सारा चीज हम देखते हैं कि ये ऐसा है, क्या ये एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं है, वो कैसे पता चले? क्योंकि सारी चीजें अगर ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और वो सारी चीजें जो हम देख रहे हैं उसका स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत कम है, इसीलिए वो इस तरीके का दिख रहा है। अगर उसका स्पीड बढ़ जाए तो वो ऐसा दिखेगा नहीं, आप भी ऐसे नहीं दिखोगे। तो अगर उस चीज से, रिलेटिविटी से कंपेयर करते हैं, यूनिवर्स के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो अपना ये ज्ञान चक्षु खुलता है, और फिर हम अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि यार सही में इस पूरे ब्रह्मांड, जिसको बोलते हैं यूनिवर्स बोलते हैं, उसके हिसाब से मैं कहाँ पे हूँ, मेरा औकात क्या है, और मैं कितना जान गया हूँ और कितना जानना बाकी है, उसके पीछे लगते हैं। तो अपना लाइफ ऑटोमेटिक, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार आप क्या बन जाओगे, एकदम सीईओ बन जाओगे, कुछ बन जाओगे, वो मैं नहीं बना सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि आपको आपका लाइफ कैसे लीड करना है, हैप्पीली, आराम से, बिना स्ट्रेस के, वो मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है? सो जो मतलब यहाँ पे देखो, सिर्फ
बहुत कम लोग जुड़ते हैं लाइव पे। बहुत लोग हैं कि हो सकता है कि यूट्यूब पे वीडियो मिल जाता है इसके लिए करते हैं। और यूट्यूब पे भी मैंने देखा है बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन एक दो तो लाइक भी नहीं मारते। तो समझ में नहीं आता है मुझको कि एग्जैक्टली पीपल आर लाइकिंग दिस, दे नीड दिस। अगर नीड नहीं है तो फिर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट मैंने अपना जिंदगी का ना बेहतरीन टाइम जो है इसी के एनालिसिस में गुजार दिया कि कैसे करके ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सके लोगों के अंदर। ये जो चीज है कि सीखने का जो चाह है पहले वो तो डेवलप हो। ये जो गैप है हमने जो ये डिजाइन किया कि भाई इंडस्ट्री है और एकेडमिक है, दोनों दो साइड से ऐसे जा रहे हैं। इसके बीच में कोई तो खड़ा हो जो शेक हैंड करे। मैं आपके लिए जॉब ढूंढ सकता हूँ, कहाँ कहाँ पे जॉब है वो ला सकता हूँ। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। मैं आपको बना सकता हूँ उतना कि आपको कोई रिजेक्ट ना करे इंटरव्यू पे। मैं आपके लिए इंटरव्यू थोड़े ना दे सकता हूँ, है कि नहीं? तो वो शेक हैंड करने का काम हम लोग करते हैं ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन पे। और मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी इस वीडियो को देखे हर कोई जुड़े और ये लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम शुरू करो, देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना? आज के लिए यहाँ पे बाय बाय। और पढ़ाई शुरू करो, पढ़ना बहुत जरूरी है। आज भी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे मेरे चारों तरफ किताब ही किताब नजर आएंगे और कॉपी नजर आएंगे। क्योंकि मेरा क्या होता है कि दिक्कत यह है मैं एक सब्जेक्ट नहीं कराता हूँ। मैकेनिकल कराता हूँ, इलेक्ट्रिकल कराता हूँ, इंस्ट्रूमेंट कराता हूँ और कुछ कोचिंग क्लासेस कराता हूँ। तो इतना सारा काम होता है कि वेराइटीज होते हैं। तो ये भी पढ़ना पड़ता है, वो भी पढ़ना पड़ता है। हर एक चीज दिमाग में रहता भी नहीं है। लेकिन इस ढंग से सेट किया हुआ है चीजों को। मैंने जो सीखा है अपनी जिंदगी में इस ढंग से सिस्टमेटिकली सेट किया है कि मैं अगर किसी भी एक पॉइंट को मैं खींच दूं तो वो लंबा होता जाता है। उसके अंदर की बातें मेरे एकदम सामने, आंखों के सामने दिखता है मेरे को। अच्छा ये ऐसा हो रहा है तो इसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है। समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई आदमी ऐसा ही सीखे चीजों को। ऐसा नहीं बीच में कहीं से जाके ये वाला फंडा रट लिया, वो वाला फॉर्मूला रट लिया। रटने का नहीं, सिस्टमेटिकली कि अगर वो चीज है तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्यों आता है वो चीज। चलो, हैव ए गुड डे। थैंक यू सर। चलो बाय बाय। बाय सर। क्या रौनक, तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या कर रहे हो?